अध्याय 71। जियाओ क्याओ उसके लिए यामिन में खाना लेकर आई। उसकी कोमल आवाज विचारशीलता और सावधानीपूर्वक देखभाल से भरी हुई थी। जब उसने ऐसे समय में उससे सवाल पूछने की पहल की तो वह और भी आकर्षक लग रही थी। एक हल्की सुगंध तिएव किएव की नाक के पास से गुजरी जब उसने उसकी सुंदर आकृति को जाने के लिए तैयार होते देखा। पिछले कुछ दिनों से वह अपने दिल में दबी भावनाओं को दबाने की कोशिश कर रहा था। अब जबकि वह उससे मिला था, वह दबी हुई भावनाएं बाहर आना चाहती थी। अचानक वह वास्तव में एक बार फिर से उस आनंद की अनुभूति का स्वाद लेना चाहता था जो उसने उसे दी थी, सभी परेशानियों और परेशानियों को भूलने के लिए। इसलिए उसकी पशु प्रवृत्ति फिर से जाग उठी। वेई शाओ अचानक बिस्तर से कूद गया। अपने नग्न शरीर को देखने के लिए अपना सिर नीचे किया। उसने चारों ओर देखा। उसने जो कपड़े उतारे थे उन्हें उसने बड़े करीने से मोड़ दिया था। वह जल्दी से खड़ा हुआ, अपने कपड़े पहने और जल्दी से बाहर निकल गया। कार्यालय से बाहर निकल गया। घोड़े की सवारी करने की जहमत नहीं उठाई, बल्कि बस वापस चला गया। अभी 5वां पहर नहीं हुआ था। पूर्व में गहरे नीले आकाश में अभी भी पूर्णिमा का चांद चमक रहा था। बिखरे तारों के बीच केवल शुक्र एक अभी भी चमक रहा था। इस समय सड़कें अभी भी सुनसान थी। सड़क के दोनों ओर घरों की कतारें अभी भी काली थी और कहीं-कहीं से कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनी जा सकती थी। एक खाई मिन किम तिन्हा शुक्र तारे को बुलाने का एक तरीका है। पूर्व में दिखाई देने वाली सुबह को खाई मिन्हा कहा जाता है तथा पश्चिम में दिखाई देने वाली शाम को ट्रुओंग कान्हा कहा जाता है। वेई शाओ बहुत तेजी से चला। 5वें पहर की सुबह सुबह गुडुओंग सड़क पर अकेला चला जा रहा था। कुछ ही देर में वह वेई निवास के गेट पर पहुंच गया। वेई शाओ ने अपनी गति धीमी की और आखिरकार रुक गया। दरवाजे के ठीक सामने लटकी हुई टिमटिमाती लालटेन की जोड़ी को देखते हुए एक पल के लिए विचलित हो गया। पिछले कुछ दिनों में यह पहली बार था जब उसने महसूस किया कि क्यूनू का उसके मूड पर इतना प्रभाव था। ऐसा लगता था कि चाहे वह दुखी हो या खुश, वह एक जैसा महसूस कर सकता था, और फिर सिर्फ इसलिए कि वह चाहता था कि वह खुश रहे। भावना के एक क्षण में उसने उसे मारने और डांटने की भी अनुमति दी। यहाँ तक कि वेई शाओ खुद भी शायद ही सोच सकता था कि एक दिन वह ऐसा कहेगा। जहाँ तक वेई नगीम का सवाल है, सब कुछ सामने आने के बाद वह बिना किसी हिचकिचाहट के हवेली से चला गया, जिससे वेई शाओ और भी परेशान हो गया। पिछले कुछ दिनों में वेई शाओ खुद से पूछता रहा, अगर उस समय वह गुस्से में वेई यान को खोजने के लिए नहीं दौड़ा होता, सब कुछ उजागर नहीं किया होता और यहाँ तक कि लड़ाई भी नहीं की होती, तो क्या वे चीजें नहीं घटित होती जो वह नहीं देखना चाहता था? वेई शाओ को भी पता था कि वह उसके साथ इस तरह का व्यवहार कर रहा था जो बहुत अनुचित था। वेई यान की पृष्ठभूमि साधारण नहीं थी और उसका दिल शांत नहीं था। उत्प्रेरक के रूप में उसके बिना भी जल्दी या बाद में ऐसा होता जिससे भाईचारे का रिश्ता टूट जाता। लेकिन अब सिर्फ एक महिला और एक दुश्मन की बेटी के कारण, जिस परिवार को उसने बचपन में मारने की कसम खाई थी, और फिर भी अब वह उसकी भावनाओं और कार्यों को इस तरह प्रभावित कर सकती है, उस भावना ने उसे डरा दिया और बेचैन कर दिया और उसने खुद को भी दोषी ठहराया। इसलिए वह आज वापस आया। भले ही उसका पूरा शरीर बेहद थका हुआ था और उसके सिर की नसें सीमा तक खिंची हुई थी, फिर भी उसने इसे सहन करने की कोशिश की। उसके सामने अपनी भावनाओं को नहीं दिखाना चाहता था। ठीक अभी की तरह वेई शाओ को भी डर लगा जब उसे एहसास हुआ कि वह हवेली में वापस आ गया है। अपने दिल में उसने केवल यह सोचा कि उसने कल रात उसे कैसे पीड़ित किया था और वह उसे खुश करने के लिए सांत्वना देना चाहता था।
लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य डोरी उसे रोक रही थी। वेई शाओ ने धीरे धीरे चलना बंद कर दिया। वह दरवाजे के बाहर बहुत देर तक स्थिर खड़ा रहा। एक पल की हिचकिचाहट के बाद अचानक बड़ा दरवाजा खुला। द्वारपाल की आकृति दिखाई दी। वह जल्दी से दूसरी जगह चला गया जैसे कि वह चौंक गया हो। आसमान बहुत जल्दी चमक उठा। द्वारपाल हमेशा की तरह लंबा भाला थामे हुए धीरे धीरे बाहर निकल रहा था ताकि लालटेन नीचे रख सके और मोमबत्तियां बुझा सके। अचानक उसे मुख्य दरवाजे से कुछ ही दूर एक आकृति खड़ी दिखाई दी। जैसे ही उसने उसे देखा, वह जल्दी से वहां से चला गया। उसने कुछ देर ध्यान से देखा और पाया कि उस आकृति की पीठ कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। बस इतना ही था कि आसमान में थोड़ा अंधेरा था और इससे पहले कि वह स्पष्ट रूप से देख पाता कि वह कौन था, वह व्यक्ति पहले ही बहुत दूर जा चुका था। द्वारपाल ने जम्हाई ली, अपनी आंखें नीची कर ली और फिर नहीं देखा। ट्यू क्यू का दिल कई विचारों से भरा हुआ था और वह लगभग भोर तक सोती रही और फिर जाग गई। उसके सिर में हल्का दर्द हो रहा था। वी शाओ के साथ सेक्स करने के बाद भी उसका शरीर कमजोर और दर्द महसूस कर रहा था। उसने कंबल ओढ़ लिया और कुछ देर बिस्तर पर बैठी रही, फिर बिस्तर से उठकर बाहर चली गई। अपना चेहरा धोने और तैयार होने के बाद जुआन नूंग ने कहा कि रसोई में नाश्ता तैयार है। वह बिल्कुल भी खाना नहीं चाहती थी, केवल धीमी आंच पर पका हुआ थोड़ा सा दलिया खाने की कोशिश कर रही थी। भोजन समाप्त करने के बाद जब ट्यू क्यू उत्तरी कक्ष में जाने की तैयारी कर रहा था, तो अचानक एक बूढ़ी नानी आगे आई और बताया कि आज सुबह सुबह किसी ने रानी को एक पत्र भेजा है। इतना कहकर बूढ़ी नानी ने बांस की नली में रखा एक लिफाफा निकाला और ट्यू क्यू को दे दिया। ट्यू क्यू काफी उलझन में थी। वह सोच नहीं पा रही थी कि उसे यह पत्र किसने भेजा है। उसने बांस की नली उठाई और ढक्कन खोलने के लिए चाकू का इस्तेमाल किया। जब उसने बकरी की खाल पर लिखी जानी पहचानी सुंदर लिखावट देखी, तो उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। यह पत्र उसे दाई कियाओ ने भेजा था। दाई कियाओ ने कहा कि वह और बी ट्रे पति पत्नी बन गए हैं और वह और उनके पति वर्तमान में लिंगबी में रह रहे हैं। कुछ महीने पहले जू झो के गवर्नर ने यान झो पर हमला करने के लिए सैनिकों का नेतृत्व किया, लेकिन दुर्भाग्य से उसके लिए उस समय यांग शिन आ रहा था और जू झो पर हमला कर रहा था। जू ताई ने खबर सुनी और जल्दी से वापस लड़ने के लिए लौट आए। आज दोनों पक्ष पूरी तरह से एक दूसरे के खिलाफ हो गए हैं और युद्ध अभी भी जारी है। अब होई नाम 2 में स्थिति बहुत अराजक है। बहन, बी ट्रे और वियन सोन गांव के कई घरों में भी शांति नहीं है। कुछ दिन पहले टिएट थाई ने लकड़हारों को सेना में भर्ती होने के लिए मजबूर करने हेतु सैनिकों को पहाड़ों में भेजा तथा उनसे भोजन भी छीन लिया। गांव वालों ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। अधिकारी और सैनिक बाघ और भेड़ियों जैसे थे। उन्होंने उस बूढ़े आदमी को भी घायल कर दिया जो उसे और बीजी को गांव में ले गया था। इससे बीजी बहुत क्रोधित हो गया। उसने उन सभी लोगों को मार डाला, उनके हथियार ले लिए और गांव वालों के साथ मिलकर पहाड़ों में शिविर स्थापित किया और बाहरी लोगों को अंदर नहीं आने दिया। गांव वाले उनका बहुत सम्मान करते थे और उनकी हर बात मानते थे। आसपास के लोग भी सरकार और सैनिकों द्वारा इस हद तक प्रताड़ित थे कि उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हो सकता था। गांव वालों से यह खबर सुनकर वे अपने परिवारों को शरण लेने के लिए शिविर में ले आए। बेल्जियम सभी को स्वीकार करता है। डाकुओं के अचानक हमला करने से रोकने के लिए उन्होंने कई मजबूत और स्वस्थ युवकों को प्रशिक्षित करने और एक सेना बनाने के लिए चुना। पिछले महीने बी ट्रे ने लोगों का नेतृत्व करते हुए पास के एक डाकू शिविर को भी नष्ट कर दिया था। उनकी ख्याति जंगल की आग की तरह फैल गई। आज तक
गांव में 1000 से अधिक लोग थे, जिनमें से सभी बीजी के आदेशों का पालन करते थे और बहुत व्यवस्थित और अनुशासित थे। 2. हुआइनान, मध्य अनहुई प्रांत में हुआई नदी के दक्षिण और यांगत्जी नदी, चीन के उत्तर शामिल हैं। दाई कियाओ ने कहा, उसे थोड़ा डर लगा। टाई नहीं चाहता था कि बी ट्रे लोगों को सैनिकों के खिलाफ लड़ने के लिए इकट्ठा करे, लेकिन अब वह डोंग क्वान वापस नहीं जा सकता। अगर वह यह जगह छोड़कर कहीं और चला जाता है, तो बी ट्रे अपने द्वारा किए गए सभी अपराधों से खुद को मुक्त नहीं कर पाएगा। वह टिएट थाई को भी चाहिए था, जिसने पूरे शहर की दीवारों पर उसकी वांटेड पोस्टर चिपका दिया था। अगर बी ट्रे को पकड़ लिया जाता, तो उसे बहुत बड़ा इनाम दिया जाता। दुनिया इतनी बड़ी है, लेकिन उन्हें लंबे समय तक शांति से रहने के लिए जगह नहीं मिल सकती है, और यहाँ अभी भी ऐसे लोग हैं जो पीड़ित हैं और उनसे भीख मांग रहे हैं। वे कैसे जा सकते हैं? फिलहाल वे केवल इस तरह से खुद को बचा सकते हैं। मुझे पता है कि जियो कियाओ युयांग में रह रही है। उसने कहा कि वह भी उसे बहुत याद करती है, इसलिए उसने उसे हाल की स्थिति के बारे में बताने के लिए एक पत्र लिखा। दाई कियाओ ने यह भी बताया कि वास्तव में जाने के बाद उसने भी ध्यान से सोचा। उस दौरान उसका व्यक्तित्व बहुत बदल गया था, इसलिए जब उसने कहा कि वह किसी और से शादी करना चाहती है, तो यह वास्तव में मुझे मनाने का एक बहाना था। मैं हृदय से आपके प्रति बहुत आभारी हूँ और अत्यंत शर्मिंदा भी। बी ट्रे ने कहा, अपनी बहन की मदद करने के लिए उसे वेई शाओ से शादी करनी पड़ी। वह भी बहुत आभारी था, इसलिए उसने किसी को उत्तर की ओर जाकर उसे एक पत्र भेजने के लिए कहा। अपनी सुरक्षा की रिपोर्ट करने के अलावा उसने उसे यह भी बताया कि अगर भविष्य में उसे किसी चीज की जरूरत हो, तो वह बस कह दे और बी ट्रे निश्चित रूप से पूरे दिल से उसकी मदद करेगी। दाई कियू ने एक बहुत लंबा पत्र लिखा। बकरी की खाल का पूरा टुकड़ा शब्दों से भरा हुआ था। हालांकि हर शब्द में चिंता छिपी हुई थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जियाओ कियाओ अभी भी अपनी बहन के अपने पति बीजे के प्रति प्यार को पहचान सकती थी। अंत में उसकी बहन ने कहा कि पिछले महीने उसे पता चला कि वह गर्भवती थी और अब सब कुछ ठीक है। उसने जियाओ कियाओ को किसी भी चीज के बारे में चिंता न करने के लिए कहा और फिर जियाओ कियाओ को अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखने के लिए कहा। उम्मीद है कि दोनों बहनों को बहुत दूर के भविष्य में एक दिन मिलने का अवसर मिलेगा और वे तब और बात करेंगे। जियाओ कियाओ कमरे में अकेली बैठी थी। दा कियाओ के पत्र को कुछ और बार पढ़ती और फिर से पढ़ती रही। उसकी आंखें चमक रही थी। उसकी वर्तमान भावनाओं को 2 शब्दों में वर्णित किया जा सकता था, अतिशयोक्ति। इतने लंबे समय तक अलग रहने के बाद आज उसे आखिरकार अपनी बहन से खबर मिली। न केवल वह और बी ट्रे खुश है। इन अराजक समय में बी ट्रे अपने पिछले जीवन की यादों से बहुत अलग नहीं है। दूसरों की तुलना में उसके पास उत्कृष्ट प्रतिभा है। हालांकि अब सरकार बी ट्रे को केवल एक शरणार्थी नेता के रूप में देखती है, न कि एक रोल मॉडल के रूप में। लेकिन जियो कियाओ ने स्पष्ट रूप से समझा, बीजे ने अपने पिछले जीवन में जो किया था, उसकी तुलना में वह इस जीवन में निश्चित रूप से एक नायक होगा। 3. कठिन शुरुआती चरणों से गुजरने के बाद उसका भविष्य निश्चित रूप से साधारण नहीं होगा। 3. आधिपत्य की लड़ाई में एक नायक अराजकता के समय में एक नायक था, लेकिन उसने इन चीजों की ज्यादा परवाह नहीं की। जिस बात ने जियो कियाओ को सबसे ज्यादा खुश किया वह यह खबर थी कि दा कियाओ गर्भवती थी। हालांकि उसकी बड़ी बहन ने केवल कुछ वाक्यों में ही संक्षेप में बात की थी, लेकिन जियो कियाओ अभी भी शर्म और खुशी महसूस कर सकती थी जब दा कियाओ ने उन पंक्तियों को लिखा था। उसके कारण उसका मूड भी बेहतर हो गया था। इन पिछले कुछ दिनों में उसके दिल में चिंताएं ढेर हो गई थी। अचानक रात में एक रोशनी की तरह उसकी सारी चिंताएं अप्रत्याशित रूप से गायब हो गईं।
जब से उसने वेई परिवार में शादी की थी तब से लेकर अब तक। हालांकि वेई शाओ और दादी ने उसका ख्याल रखा था, जियो कियाओ हमेशा हर दिन बेहद सावधान रहती थी। बोलते समय हमेशा दूसरे लोगों के चेहरों को देखती थी, सावधानी से जवाब देती थी। मूल रूप से कियाओ परिवार वेई परिवार की तुलना में नहीं था। उसने यहाँ शादी की क्योंकि वह दो परिवारों में सामंजस्य स्थापित करना चाहती थी और एक विफू चार बनना चाहती थी। उस दौरान उसके हाथ में ऐसा कुछ भी नहीं था जो उसे वेई शाओ के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होने की अनुमति दे सके। 4. विफू एक विवाहित व्यक्ति। यह कहते हुए कि वह उसकी पत्नी थी, यह कहना बेहतर था कि वह एक श्रेष्ठ व्यक्ति था जिसकी आज्ञा मानने की उसे पूरी कोशिश करनी थी। यद्यपि उसका पति कभी-कभी उसे खुश कर देता था, यहाँ तक कि बिस्तर पर उसके साथ अंतरंगता से खेलता था, फिर भी उसके दिल के एक कोने में वह अकेलापन और खालीपन महसूस करती थी। उसके दिमाग में हमेशा एक आवाज गूंजती रहती थी जो उसे याद दिलाती थी कि उसे किसी भी चीज में लिप्त नहीं होना चाहिए। लेकिन आखिरकार वह एक नश्वर प्राणी थी, उसके लिए सहज रहना और सब कुछ छोड़ देना मुश्किल था। दादी का दिल पहाड़ जितना ऊंचा है, वह हमेशा पूरी ईमानदारी से प्यार करती है, भले ही उसका पति कभी-कभी अनुचित होता है, लेकिन वास्तव में वह इतना हृदयहीन नहीं है। वह कुछ समय तक वेई शाओ के साथ रही, वह कैसे ठंडी हो सकती है और उसके लिए कोई भावना नहीं रख सकती। तो ऐसा होने के बाद उसे नुकसान का एहसास हुआ, यहाँ तक कि खुद पर शक भी हुआ। ठीक वैसे ही जैसे कल रात, जब वेई शाओ को पता चला कि उसके बड़े भाई के मन में उसकी पत्नी के लिए भावनाएं हैं, तो वह कैसे शांत रह सकता था। ऐसी स्थिति में वह दोनों भाइयों के बीच संबंध नहीं तोड़ सकते थे, इसलिए असहज महसूस करना स्वाभाविक था। अब उसके मन में उसके लिए जो भावनाएं हैं, उसे देखते हुए वह निश्चित रूप से उसे सब कुछ नहीं बताएगा। कल वह संयोगवश वहां थी, यह महज संयोग था कि यह घटना घटी। अब पीछे मुड़कर देखें तो हालांकि वह उस समय ऐसा नहीं चाहती थी, फिर भी उसने उसके साथ सहयोग करने की बहुत कोशिश की। यह सिर्फ इतना है कि उसकी प्रतिक्रिया वह नहीं थी जिसकी उसे उम्मीद थी, इसलिए वह और अधिक खोई हुई महसूस करती थी। उसका मूड अच्छा नहीं था और वह इस समय वास्तविकता का सामना नहीं करना चाहती थी। लेकिन दाई क्यू द्वारा भेजे गए पत्र को प्राप्त करने के बाद यह आकाश से गिरने वाली अच्छी खबर की तरह था और टियो क्यू की आत्मा भी खुश हो गई। लंबे समय से चली आ रही शिकायतें, यहाँ तक कि कभी-कभी उसके मूड में होने वाले उतार चढ़ाव, सब पूरी तरह से गायब हो गए। दो वेई क्याओ परिवारों के बीच दुश्मनी अभी भी स्पष्ट रूप से मौजूद थी। हालांकि वेई परिवार में उसकी शादी को 1 साल से भी कम समय हुआ था, लेकिन अब सब कुछ दाई क्यू की पिछली जिंदगी से बेहतर है। उसे आज भी वह दिन याद है जब उसकी शादी हुई थी। उसने खुद से कहा था कि भविष्य में निश्चित रूप से कई कठिनाइयां होंगी। उसने खुद से कहा था कि शुरू से ही आज जब कुछ गलत होता है तो वह इतनी दुखी क्यों होती है, क्या यह खुद को बांधना नहीं है, क्या यह इतनी बेवकूफ़ी नहीं है। वेई शाओ एक बहुत ही घृणित व्यक्ति है, यह पहली बार नहीं है जब उसे इस बारे में पता चला है। वह मूलतः 1000 वर्ष पुरानी बर्फ थी और वह कोई भट्टी नहीं थी, तो वह उसे एक क्षण में कैसे पिघलाकर पानी बना सकती थी। तो फिर क्यों अपने लिए इस तरह मुश्किलें खड़ी कर रही है। अभी सबसे जरूरी काम दादी का ख्याल रखना है। वह निश्चित रूप से अपने पिछले जन्म जैसा कुछ दोबारा नहीं होने देंगी। जब दादी की हालत ठीक हो जाएगी तो वह डोंग क्वान के पास लौटने की अनुमति मांगने का बहाना ढूंढ लेगी। इस तरह वह भी ट्रे और दाई क्यू के पति और पत्नी से मिल सकती है। क्या यह बढ़िया नहीं है? जहां तक वी शाओ की बात है, तो वह वास्तव में इससे नफरत करता है।
वह जो चाहे उसे करने दो। वह भी उसकी चापलूसी नहीं करना चाहती थी। ट्यूक्यू ने सब कुछ के बारे में सोचा और बहुत अधिक सहज महसूस किया। उसकी सारी चिंताएं गायब हो गईं। उसने ध्यान से पत्र को एक तरफ रख दिया, फिर से आईने में देखा और फिर उत्तरी कमरे में चली गई। कल रात नाम क्वान वापस नहीं आया। आज सुबह जब ट्यूक्यू जाग गई तो जुआन नूंग ने उसका थोड़ा थका हुआ चेहरा देखा। उसकी आत्मा बहुत अच्छी नहीं थी। वह थोड़ा चिंतित महसूस कर रही थी। अचानक ट्यूक्यू को एक पत्र मिला। कमरे में अकेले बैठकर इसे पढ़ने के बाद जब वह बाहर आई तो उसने देखा कि ट्यूक्यू बहुत अधिक खुश थी, जैसे कि वह एक अलग व्यक्ति बन गई हो। इस समय जुआन नोंग ने एक हल्की सांस छोड़ी। वह खुद को रोक नहीं पाई और ट्यूक्यू से पूछ बैठी कि पत्र किसने भेजा है। जुआन नोंग के सामने ट्यूक्यू ने कुछ भी नहीं छिपाया। उसने एक क्षण सोचा और फिर उसे दाई क्यू और बी ट्रे की कहानी सुनाई। लेकिन उसने केवल इतना कहा कि वे दोनों स्वस्थ हैं और दाई क्यू गर्भवती भी है। उसने अन्य बातों का उल्लेख नहीं किया। इससे पहले ट्यूक्यू ने जुआन नोंग को बताया था कि दाई क्यू बी ट्रे का पीछा करने के लिए निकल गई है। वह भी यह खबर सुनकर खुश थी। वे दोनों एक साथ कमरे से बाहर निकले और उत्तरी कमरे के रास्ते में वे किसी से नहीं मिले। उसने धीमी आवाज में कहा, कल मैंने पूर्वी कमरे से कुछ खबर सुनी। मैंने सुना है कि कुछ दिन पहले मैडम ने बूढ़ी मैडम को फिर से नाराज कर दिया। उस समय बूढ़ी मैडम इतनी नाराज थी कि उसने चाय की मेज को गिरा दिया और यहाँ तक कि मैडम को भगा दिया। शायद मैडम इन दिनों भी डरी हुई हैं, इसलिए वह आधा कदम भी बाहर नहीं निकली है। लेकिन मुझे नहीं पता कि मैडम ने बूढ़ी मैडम को इतना नाराज करने के लिए क्या किया। पूर्वी कमरे में झो शी की सेवा करने वालों में दादी हुआंग नाम की एक व्यक्ति थी। क्योंकि वह अक्सर दादी जियांग के साथ असहमत होती थी और अक्सर झो शी के सामने दादी जियांग द्वारा बुरा भला कहा जाता था, धीरे धीरे झो शी भी उसे नापसंद करने लगा। दादी हुआंग कितनी नाराज थी, जुआन नियांग यह सब देख सकती थी। धीरे धीरे उसने उसे लुभाने के लिए फायदे उठाए। अब दादी हुआंग ईस्ट रूम में जुआन नियांग की आंखें और कान थी। कभी कभी वह कुछ समाचार सुनती थी। जुआन नियांग की यह बात सुनकर पिछले कुछ दिनों में हुई घटनाओं के साथ ट्यूक्यू ने अनुमान लगाया कि यह निश्चित रूप से वेई नगियम की पृष्ठभूमि से संबंधित था। हालांकि सभी ने इस खबर को गुप्त रखा। भले ही वेई यान चला गया था, लेकिन वेई हवेली में काम करने वाले बहुत से लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी। चू थी ने केवल अपने बेटे को बताने की हिम्मत की। उसकी करीबी दादी खोंग को भी कुछ नहीं पता था। तो हर चीज को इतना गुप्त रखने का एक कारण था। ट्यूक्यू चुप थी और बहुत जल्दी वे उत्तरी कमरे में पहुंच गए और वह जल्दी से अंदर चली गई। सुबह उठने के बाद अब तक मैडम टू फिर से सो नहीं पाई। ट्यूक्यू अंदर आया और उसने देखा कि आज उसका रंग रूप अच्छा नहीं था, परंतु उसकी आत्मा पहले से कुछ बेहतर थी। दादी चुंग उसके बगल में खड़ी थी और उनके हाथ में दवा का कटोरा था। उन्होंने उसे दवा थमा दी। वह अंदर गई और देखा कि बिल्ली का बच्चा खिड़की पर बैठा हुआ ऊँघ रहा था। ज्यो कियाओं के कदमों की आवाज सुनकर उसने अपनी आंखें चौड़ी कीं, अपनी पीठ को फैलाया और जमीन पर कूद गया। ज्यो कियाओं के पैरों की ओर दौड़ा और उनसे रगड़ने लगा। मैडम टू ने अभी अभी अपनी दवाई लेना समाप्त किया था। ज्यो कियाओं ने खाली कप दादी झोंग के लिए उठाया और फिर उसे नीचे की ओर थमा दिया। उसे लगा कि उसने कुछ सोचा है और जल्दी से पूछा, कल दोपहर शाओएर घर आया था। कुछ देर के लिए मुझसे मिलने के बाद उसने कहा कि उसे सरकारी दफ्तर में कुछ काम है।
क्या वह आज रात वापस आएगा? मैंने उसे आज सुबह यहाँ क्यों नहीं देखा? जियो क्याओ जवाब देने ही वाली थी कि तभी बाहर से तेज कदमों की आवाज आई। एक बूढ़ी नानी दरवाजे से भागती हुई अंदर आई। दक्षिणी सेना यहाँ है। जियो क्याओ ने अपना सिर थोड़ा घुमाया और एक आकृति को आते देखा। निश्चित रूप से यह वेई शाओ था। अध्याय 72। वेई शाओ ने सीधे आगे देखा और मैडम जू के बिस्तर पर चला गया। उसने नीचे झुककर पूछा कि क्या उसने आज सुबह अपनी दवा ली है। दादी झोंग, जो बगल में खड़ी थी, ने जवाब दिया कि 2 दिन पहले मैडम जू का सिरदर्द बहुत ठीक हो गया था। उसने आज सुबह ही अपनी दवा ली थी और बाद में एक डॉक्टर उसे फिर से जांचने के लिए हवेली में आएगा। वेई शाओ ने दादी के हाव भाव देखे और पाया कि उनकी आत्मा में वास्तव में बहुत सुधार हुआ है। उसने अपना सिर घुमाया और दादी झोंग से कहा, मैंने आपको परेशान कर दिया है, नर्स। बूढ़ी महिला चुंग ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं घमंड नहीं कर सकती। पिछले कुछ दिनों से जब नाम क्वान यहाँ नहीं था, तब भी नु क्वान दिन रात बूढ़ी महिला के साथ थी। कल नु क्वान ने व्यक्तिगत रूप से दवा भी दी। वह वास्तव में बहुत दयालु है। वेई शाओ के कमरे में प्रवेश करने के क्षण से ही उसने ऊपर देखा। जैसे ही उसकी नजरें उससे मिली, उसने बिस्तर पर लेटी मैडम तू की ओर देखा। मैडम तू ने कहा, मैं अब बहुत बेहतर हूँ। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर दफ्तर में कुछ है तो बस चली जाओ। उसने टियो क्यू को देखा और मुस्कुराई, पिछले 2 दिनों से तुम बहुत मुश्किल में रहे हो। तुम्हें सुबह सुबह यहाँ आना पड़ा। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारा चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया है और तुम्हारी आंखों की कोठरियां धंसी हुई हैं। शायद तुम कल रात ठीक से सो नहीं पाए। यहाँ करने के लिए कुछ भी नहीं है। तुम्हें घर जाकर आराम करना चाहिए। दरअसल टियो क्यू यहाँ से जाना नहीं चाहती थी। बीमारी पूरी तरह ठीक होने से पहले वह यहाँ आना चाहती थी ताकि दिन रात उसकी सुरक्षा कर सके। लेकिन चूंकि मैडम तू पहले ही बोल चुकी है, इसलिए आज सुबह उनका मूड काफी अच्छा है। अगर मैं हठपूर्वक उनके साथ रहूंगी तो मुझ पर पुत्रवत व्यवहार करने का संदेह हो सकता है। ऐसा सोचते हुए उसने कहा, मैं थकी नहीं है। आपके प्यार के लिए शुक्रिया, दादी। फिर मैं सबसे पहले अपने कमरे में जाऊंगी। जब डॉक्टर आएगा तो मैं फिर यहाँ आऊंगी। टियो क्यू ने अपनी बात समाप्त की और वेई थियू को अलविदा कहने के लिए उसके साथ साथ चलने लगा। वे दोनों कमरे से बाहर चले गए। उसकी आंखें सीधे आगे की ओर देख रही थी, ऐसा दिखावा करते हुए कि उसे वेई शाओ उसके बगल में नहीं दिख रहा है। नहीं, हमेशा की तरह उसके पहले जाने का इंतजार कर रही थी, बस सीधे चल रही थी। सबसे पहले वेई शाओ दहलीज पर रुकी, जुआन नुओंग से कुछ शब्द कहने का इरादा रखते हुए। उसने अपना सिर झुकाया और देखा कि टियो क्यू अपनी स्कर्ट उठाकर सीढ़ियों से नीचे उतर रही है और बिना इंतजार किए उसे पीछे छोड़ रही है। वह उसकी पीठ को घूरता रहा, ध्यानमग्न। टियो क्यू बहुत जल्दी उत्तरी कमरे से बाहर निकल गई। वह धीरे धीरे गलियारे से नीचे चली गई। जुआन नुओंग ने देखा कि नाम क्वान भी यहाँ था, इसलिए वह धीरे धीरे वापस चली गई। ngू थियू ने टियो क्यू को पकड़ने के लिए कुछ तेज कदम उठाए। दोनों एक दूसरे के बगल में चले। उसने एक पल के लिए उसके गालों की हड्डियों को देखा और फिर कहा, ये पिछले कुछ दिन तुम्हारे लिए कठिन रहे हैं। टियो क्यू ने उत्तर दिया, यह मेरा कर्तव्य है, लेकिन मैं ज्यादा मदद नहीं कर सकता। वेई शाओ ने देखा कि वह अभी भी आगे की ओर देख रही थी, भले ही वह उससे बात कर रही थी। उसने एक बार भी उसकी ओर मुड़कर नहीं देखा। अचानक मुझे थोड़ी निराशा महसूस हुई। उसने अपना मुंह बंद कर लिया और कुछ भी नहीं कहा। तेजी से टियो क्यू को पीछे छोड़कर आगे चला गया। जब वह सड़क के दोराहे पर पहुंचा
तो उसने शुरू में सीधे कार्यालय जाने का इरादा किया, लेकिन एक पल की हिचकिचाहट के बाद वह पश्चिम कक्ष की ओर मुड़ गया। जब ट्यू क्यू ने कमरे में प्रवेश किया और देखा कि वेई शाओ अभी भी वहीं खड़ा था, तो उसने ठंडे स्वर में कहा, मेरे कपड़े बदल दो। वह अभी भी कल रात वाले साधारण कपड़े पहने हुए था। दिन के समय ऑफिस में बहुत से लोग आते जाते रहते हैं, इसलिए यह पहनना वाकई उचित नहीं है। हाल ही में ट्यू क्यू अपने कपड़े खुद बदल रही हैं। कार्यालय जाते समय वह क्या पहनना चाहता है, कब वह सामान्यतः क्या पहनना चाहता है, यहाँ तक कि जूते, मोजे और बेल्ट भी स्पष्ट रूप से समन्वित है। ट्यू क्यू को भी धीरे धीरे समझ आ गया। उसे बिना हिले डुले एक अमीर आदमी की तरह खड़े देखकर वह हताश होकर पीछे मुड़ी और बाहर एक बूढ़ी नानी को बुलाया, लेकिन उसने कहा, मुझे दूसरे लोग पसंद नहीं हैं। हेयर ऑयल की इतनी बुरी गंध आती है कि इससे मेरी नाक दुखती है। इस पश्चिमी कक्ष में दादी लैम, झुआन नुओंग और कई अन्य युवा नौकरानियां अपने बालों में कंघी करने के लिए एक प्रकार के सुगंधित तेल का उपयोग करना पसंद करती थी, जिसकी गंध काफी तेज थी। लड़कियां भी अपने बाल नहीं धोती और उतनी बार स्नान नहीं करती जितनी बार ट्यू क्यू। बालों में लगाने वाला तेल और शरीर की गंध पास आने पर थोड़ी तीखी लगती है। बात सिर्फ इतनी है कि ट्यू क्यू हमेशा उनके आस पास ही रहता था, इसलिए उसे इसकी गंध सूंघने की आदत हो गई थी, इसलिए उसने कुछ भी नोटिस नहीं किया। लेकिन वह इतना जिज्ञासु था कि उसने कुछ देर तक वेई शाओ को देखा और फिर सफेद बॉर्डर वाली काली वर्दी लेने चली गई। जब वह वेई शाओ को बदलने में मदद करने के लिए उसके सामने खड़ी हुई, तो वेई शाओ ने अभी भी अपना सिर नीचे करके उसे ध्यान से देखा। अचानक उसने कहा, सुबह से अब तक मैंने तुम्हें मुस्कुराते हुए नहीं देखा। ट्यू क्यू का चेहरा ठंडा था। दादी की तबीयत ठीक नहीं है, मैं कैसे हंसी मजाक करने के मूड में हो सकता हूँ। ngू थ्यू पूरी तरह चुप थी। उसने उसे पीछे मुड़ने के लिए कहा और ngू थ्यू भी उसके साथ घूम गई। जब वह पीछे मुड़ा तो उसने उसकी ओर देखा और आगे बोला, कल रात तुम कब चली गईं? जब मैं उठा तो मैंने तुम्हें कहीं नहीं देखा। जब उसने ये शब्द कहे तो उसकी आवाज थोड़ी धीमी थी, जैसे कि वह उसे खुश करने की कोशिश कर रहा हो। जियो कियाओ ने अभी भी उसकी तरफ नहीं देखा। ठंडे स्वर में कहा, तुम सो रहे हो। अगर मैं नहीं गया तो क्या मैं अभी भी तुम्हारे जागने और तुम्हारी सेवा जारी रखने का इंतजार कर रहा हूँ? वी शाओ को अचानक कल रात कार्यालय के कमरे में अराजक दृश्य याद आ गया। उसने मुंह में लार भर ली और फिर कुछ नहीं बोला। जियो कियाओ ने अपने कपड़े बदलने का काम पूरा कर लिया। उसने एक काले चमड़े की बेल्ट निकाली जिस पर 5 रत्न जड़े हुए थे, नीला, गहरा लाल, भूरा, लाल और एक्वामरीन, जो उसकी पहचान का प्रतिनिधित्व करते थे, और एक सुनहरी मछली का ताबीज, एक जो सोने के धागे से सजी एक काली थैली में था, जिसे आमतौर पर तलवार की मूठ पर पहना जा सकता था, जिसे उसकी कमर पर लटकाया जाता था। एक मछली ताबीज, तांग राजवंश से मछली के आकार का एक प्रकार का ताबीज। हो गया। तियू क्यू ने तलवार की मूठ के धागे को सहलाया। अचानक वेई थियू ने अपना हाथ उठाया, एक हाथ से उसकी ठोड़ी पकड़ी और अपना चेहरा ऊपर की ओर देखने के लिए उठाया। उसके अंगूठे ने धीरे से उसके गालों को सहलाया। वह उसके चेहरे के करीब झुका। उसकी आवाज धीमी और चुंबकीय थी। कल रात यह मेरी गलती थी जिसने तुम्हें तकलीफ पहुंचाई। अपने पीले चेहरे को देखो, तुम्हारी आंखों की कोठरियां भी धंसी हुई हैं। यहाँ तक कि दादी भी इसे देख सकती हैं। अब उत्तरी कमरे की देखभाल करने वाले लोग हैं। दिन में वहां मत जाओ, पहले थोड़ा सो जाओ। अंततः क्यू क्यू ने अपनी आंखें उठाईं और उसकी आंखों से मिली। उसकी काली पुतलियां बहुत स्नेहपूर्ण थी। वह मुड़ी, उसका हाथ छोड़ा, फिर मुस्कुराई और बोली, धन्यवाद पति,
मैं समझती हूँ। वेई शाओ ने कुछ देर तक चुप रहने के बाद उसे समझाने का मौका पाया। उसे लगा कि उसने बहुत नरमी से बात की, लेकिन वह उदासीन रही और आगे कोई प्रतिक्रिया नहीं की, जैसे कोई गर्म चेहरा ठंडे नितंब से चिपका हो। वेई शाओ को और भी अधिक परेशानी महसूस हुई। अब जब उसके कपड़े बदल चुके थे, तो उसके पास रुकने का कोई कारण नहीं था। पिछले कुछ दिनों से वह घर नहीं गया है। जैसे ही दिन चढ़ा, दफ्तर में पहले से ही कई लोग इंतजार कर रहे थे। अब और देर करने की कोई जरूरत नहीं थी। वेई शाओ ने अपना हमेशा की तरह जून हो चेहरा फिर से बनाया, मुड़ा और चला गया। जियो कियाओ ने उसे कुछ कदम दूर तक छोड़ा। कमरे से बाहर निकलने के बाद उसने दूसरे व्यक्ति की पीठ को देखा जब वह आंगन से बाहर निकला, फिर अपने कमरे में वापस आ गया। वेई शाओ अपने घोड़े पर सवार होकर सरकारी कार्यालय गया। जब वह युयांग शहर में था, तो वह आम तौर पर पूरे दिन में केवल 2 जगहों पर जाता था, वेई हवेली और सरकारी कार्यालय। यदि कोई विशेष बात न हो, तो वह सामान्यतः ड्रैगन के समय यहाँ से गुजरता है और एक क्षण भी नहीं चूकता। इसलिए सड़क के दोनों ओर के निवासियों और व्यापारियों ने क्वान हाउ को पहचान लिया, क्योंकि उन्होंने आज सुबह उसे घोड़े पर सवार होकर जाते देखा। उसके पीछे सेवकों का एक समूह भी था। सभी लोग जल्दी से अपना काम रोककर सड़क के दोनों ओर खड़े हो गए और उनका अभिवादन किया और उनका स्वागत किया। वेई शाओ का मूड खराब था। वह इतना विचलित था कि वह अपने घोड़े को बुलाना भूल गया और बस सड़क पर धीरे धीरे चलता रहा। इस सड़क के अंत में, सरकारी दफ्तर से कुछ ही दूर, अचानक दूसरी तरफ से एक स्पष्ट खनकती हुई आवाज सुनाई दी। एक आलीशान गाड़ी धीरे धीरे पास आती हुई आई। गाड़ी के सामने बैंगनी रंग का सूती पर्दा था, जिसके दोनों तरफ सुनहरे रंग के 2 सींग लटक रहे थे। जैसे ही कार पास आई, बहुत पतले पर्दे के पीछे एक महिला प्रकट हुई। गाड़ी आगे बढ़ती रही। खुशनुमा खनकती आवाज लगातार गूंजती रही, जिससे सड़क पर कई लोगों की नजरें उस पर टिकी रहीं। मार्क्विस होने के नाते और नुगुडुओंग की सड़कों पर चलते हुए वेई थिएव को बीच में चलने की आदत थी। दूसरी गाड़ी भी बीच रास्ते में ही थी, टकराने वाली थी। जून हो का ध्यान कहीं भटक गया था, लेकिन उस आवाज ने उसे वापस बुला लिया। उसने अपना सिर ऊपर उठाकर आगे की ओर जा रही गाड़ी को देखा और दुखी होकर भौहें सिकोड़ ली। अचानक गाड़ी रुक गई। बैंगनी रंग के पर्दे से एक हाथ बाहर निकला। हाथ में एक अंडे के आकार की एक बड़ी रूबी की अंगूठी थी। यह धीरे से मुलायम रेशम पर रगड़ खा रही थी। तभी गाड़ी से एक खूबसूरत युवती का चेहरा दिखाई दिया। गहरे काले बाल और जेड भौहें, लाल होंठ, चमकते हिबिस्कस जैसा चेहरा, आंखें पानी की तरह कोमल, बालों की कुछ लटें थोड़ी तक झुकी हुई, प्रत्येक कदम के साथ धीरे धीरे हिल रही थी। जैसे ही दूसरे व्यक्ति ने अपना सिर बाहर निकाला, सोना और जेड आपस में टकराए, जिससे खनकने की आवाज आई। इस युवती ने सुंदर कपड़े पहने थे और उसका व्यवहार बहुत शानदार था। जैसे ही उसका चेहरा दिखाई दिया, कई आंखें उसकी ओर देखने लगी। लेकिन उसकी नजर घोड़े पर बैठे वी शाओ पर ही रुक गई। उसके चेहरे पर खुशी के भाव दिखाई दिए। उसने कहा, एरलांग। वी शाओ की नजर वहां खड़ी युवती पर पड़ी। उसकी आंखें एक पल के लिए रुक गईं और वह भी हैरान लग रहा था। उसने तुरंत घोड़ा रोक दिया। शब्द उसके मुंह से निकल गए। इस युवती को अचानक एहसास हुआ कि उसे इस तरह बुलाना बहुत अच्छा नहीं था। उसने जल्दी से खुद को सुधारा। इतने सालों तक एक दूसरे को न देखने के बाद मुझे आज ऐसे नेक इंसान से मिलने की उम्मीद नहीं थी। सच में सौभाग्यशाली। इस रखेल को गाड़ी से उतरना सुविधाजनक नहीं है। मैं गाड़ी में केवल अपना सिर झुका सकता हूँ।
मुझे उम्मीद है कि जून हो मुझे दोष नहीं देगा। यह अशिष्टता है। जैसे ही वह बोल रही थी, उसके पास खड़ी नौकरानी ने पतला रेशमी पर्दा उठा दिया। कार में बैठी युवती ने वेई शाओ को प्रणाम किया और फिर धीरे से खड़ी हो गई। उसकी चमकीली आंखें फिर से यहाँ की ओर देख रही थी। इतनी खूबसूरत युवती, लेकिन उसकी कर्कश आवाज उसके रूप रंग से मेल नहीं खा रही थी। वह थकी हुई और दुखी लग रही थी। यह सुनकर लगभग हर आदमी अपने दिल में दया महसूस किए बिना नहीं रह सका। उससे पूछना चाहता था कि वह इतनी दुखी क्यों है। वेई शाओ ने अपने सामने खड़ी खूबसूरत महिला को देखा, बिल्कुल अपनी जवानी की गहरी यादों से निकली एक आकृति की तरह। थोड़ी देर बाद उसने सिर हिलाया और कहा, मैडम गो डुओंग कब आई? मुझे कैसे पता नहीं चला? तो नगा हुआंग ने उत्तर दिया, कुछ दिन पहले लोकली सम्मेलन में मेरा भतीजा टोटिन भी भाग लेने के लिए यहाँ आया था, इसलिए मैं उसके साथ यहाँ आया था, मूल रूप से आपका उत्साहवर्धन करने के लिए। सुशिन के 2 शब्द सुनकर वेई शाओ को कुछ याद आ गया। उसने थोड़ा सा भौहें सिकोड़ी। नगा हुआंग ने उसे देखने के लिए अपना सिर उठाया और आगे कहा, मेरा भतीजा केवल जीतना चाहता था, इसलिए उस दिन उसने कोई फॉर्म नहीं दिखाया और दुर्भाग्य से यंग मास्टर कियाओ को घायल कर दिया। मैं उस समय मंच पर बैठा देख रहा था और यह स्पष्ट रूप से देख रहा था। पिछले कुछ दिन बेहद शर्मनाक रहे हैं। मैंने मूल रूप से अपने भतीजे को अगले दिन माफी मांगने के लिए लाने की योजना बनाई थी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से पिछले 2 दिनों में मेरा सिरदर्द फिर से बढ़ गया और मैं केवल सराय में आराम कर सकता था। कल तक मैं थोड़ा बेहतर नहीं हुआ था और यह सुनकर कि यंग मास्टर कियाओ दुयन चाऊ में वापस आ गया था, मुझे और भी शर्म और बेचैनी महसूस हुई। कल रात मैं सो नहीं सका और आज मैं घर आया। एक तो अपनी मौसी और दादी से मिलने जाना है और दूसरा रानी से माफी मांगना है। एक युवक घोड़े से नीचे कूद गया। यह उस दिन का सुशिन था। वह शर्मिंदा दिख रहा था और वी शाओ के घोड़े के सामने चला गया, खुद को दोषी ठहराते हुए और लगातार माफी मांगते हुए बेहद पश्चाताप में दिख रहा था। वी शाओ ने सुशिन की ओर देखा, उदासीनता से जवाब दिया, माफी मांगना ठीक है, मेरी पत्नी को भी कोई आपत्ति नहीं है। आपकी माफी के लिए धन्यवाद, मार्क्विस जून, मैं बहुत आभारी हूँ। वेई थियो के चेहरे को देखते हुए नगा हुआंग की आंखें थोड़ी हिल गई। तो मैं अपनी नानी को बधाई देने जाऊंगा, वेई शाओ ने कहा। दादी पिछले 2 दिनों से बीमार हैं। मुझे डर है कि मेहमानों से मिलना सुविधाजनक नहीं है। मैडम को लौटने के लिए एक दिन चुनना चाहिए। नगा हुआंग चिंतित दिखे। तुम्हारी नानी को क्या हुआ है? क्या यह गंभीर है? अगर ऐसा है तो मुझे उनसे मिलने जाना होगा। मुझे अभी भी अतीत याद है, जब मैं नगुडोंग में था। तुम्हारी नानी की देखभाल के कारण मैं वेई हवेली में आ जा सकता था जैसे कि वह मेरा अपना घर हो। पिछली घटनाएं ऐसी लगती हैं जैसे कल ही हुई हों। मैं अभी भी अक्सर उनके बारे में सोचता हूँ। अब जब मैं नगुडोंग पहुँच गया हूँ और मुझे पता है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं उनसे मिलने कैसे नहीं आ सकता? वेई शाओ ने एक पल के लिए हिचकिचाते हुए कहा, अगर मैडम मिलना चाहती हैं, तो थोड़ी देर के लिए आ जाए, लेकिन ज्यादा देर तक न रुकें, ताकि तुम्हारी नानी की आराम में खलल न पड़े। नगा हुआंग ने राहत की सांस ली। उसने जल्दी से जवाब दिया और उसे धन्यवाद देने के लिए झुकी। वेई शाओ ने भी उसकी ओर थोड़ा सिर हिलाया, अपने घोड़े को आगे बढ़ने के लिए कहा। नगा हुआंग ने अपना सिर घुमाया, दरवाजे के फ्रेम के माध्यम से दूसरे व्यक्ति की पीठ को देखा। उसने रेशमी पर्दा नीचे किया और प्रस्थान का आदेश दिया। गाड़ी खनकती हुई आवाज के साथ आगे बढ़ती रही। जब वह वेई हवेली के गेट पर पहुंचने वाली थी, तो नगा हुआंग ने कुर्सी के नीचे से कांस्य दर्पण लिया, अपने होठों पर लगी लिपस्टिक पोंछी,
और अपने बालों के बन पर लगी कुछ चमकदार चोटियां हटाईं। उसे ध्यान से देखने के बाद उसने दर्पण वापस रख दिया। अध्याय 73। डॉक्टर नियत समय पर वेई निवास पर पहुंचे। यह डॉक्टर जी उपनाम वाला एक व्यक्ति था जो युएलिंग में रहता था। कई साल पहले युद्ध से बचने के लिए वह युयांग भाग गया था। उसके चिकित्सा कौशल उत्कृष्ट थे और वह एक दयालु हृदय था। धीरे धीरे उसकी ख्याति पूरे शहर में फैलने लगी। सभी उसे डॉक्टर नाहक लैंग कहते थे, लेकिन उसका असली नाम कभी नहीं बताया गया। कुछ दिन पहले उसे वेई हवेली में आमंत्रित किया गया था। यह जानते हुए कि मैडम तू का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, उसने उसका इलाज करने की पूरी कोशिश की। मैडम तू का शरीर हमेशा स्वस्थ रहा था। अपनी वृद्धावस्था के कारण इस बार उसे कुछ बहुत ही दुखद और क्रोधित घटना का सामना करना पड़ा। बुरी आग ने उसके हृदय पर आक्रमण किया और इस प्रकार वह बीमार पड़ गया। सौभाग्य से कई दिनों के उपचार के बाद उसकी हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। आज डॉक्टर नाहक लैंग उसकी जांच करने आए। कुछ देर देखने, सुनने, पूछने और जांच करने के बाद उन्होंने पुराने नुस्खे में कुछ जोड़ा घटाया, फिर उसे दवा ठीक वैसे ही लेने को कहा जैसा कि बताया गया है और चले गए। जियो क्याओ उसे खुद विदा करना चाहती थी, लेकिन यू लिंग ने जल्दी से कहा कि उसकी हिम्मत नहीं है और उसने लेडी जू को रुकने के लिए कहा। देखना, सुनना, पूछना और छूना। पूर्वी चिकित्सा में बीमारी के इलाज के 4 तरीके देखना, सुनना, पूछना और छूना। 4 निदान कहा जाता है। जियो क्याओ कुछ और कदम चली और जब उसने देखा कि उसके बगल में कोई बूढ़ी नानी या नौकरानी नहीं थी, तो उसने उससे लेडी जू की स्थिति के बारे में धीमी आवाज में पूछा, क्या दादी वास्तव में अब खतरे में नहीं है? यू लिंग ने उत्तर दिया, बूढ़ी महिला बहुत दुखी और गुस्से में है। उसकी रक्तवाहिकाएं अवरुद्ध हैं और इसीलिए उसकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है। हालांकि यह समय थोड़ा खतरनाक है। जब तक वह धीरे धीरे मेरे नुस्खे के अनुसार इसका इलाज करती है, वह 10 दिनों या आधे महीने में पूरी तरह ठीक हो जाएगी। कृपया निश्चिंत रहें, लेडी, यू लिंग ने निश्चितता के साथ उत्तर दिया। उसका रवैया बहुत ईमानदार था, ऐसा नहीं कि वह झूठ बोल रहा था। तभी ट्यू क्यू को थोड़ा आराम महसूस हुआ। वह बहुत आभारी थी और उसने बूढ़ी नर्स से डॉक्टर को बाहर तक छोड़ने के लिए कहा। जियो क्याओ के लौटने के बाद उसी समय एक बूढ़ी नानी रिपोर्ट करने के लिए आई। उसने बताया कि लेफ्ट फेंग यी गोंगफू और सुशी बूढ़ी मैडम से मिलने आए हैं। मैडम जू तकिए पर लेटी हुई थी। जियो क्याओ ने देखा कि उसकी आंखें अभी भी बंद थी। थोड़ी देर बाद उसने धीरे से जवाब दिया, उसे बता दो कि मैं सो रही हूँ। मेहमानों से मिलना सुविधाजनक नहीं है। उसे वापस जाने के लिए कहो। बूढ़ी नानी ने जवाब दिया और जाने ही वाली थी, लेकिन मैडम जू ने अचानक अपनी आंखें खोलीं और कहा, उसे अंदर बुलाओ। बूढ़ी नानी के जाने के बाद मैडम जू ने जल्दी से जियो क्याओ से कहा कि वह आकर उसे बैठने में मदद करे। टियो क्यू ने उसकी पीठ के पीछे एक और तकिया रख दिया। बूढ़ी महिला ने कंघी ली और अपने बालों को संवार कर उन्हें सिर के पीछे अच्छी तरह से बांध लिया। टियो क्यू ने उसके बाहरी कपड़े बदलने में उसकी मदद की। जब उसने कपड़े बदलने का काम पूरा कर लिया, तो वह जाने ही वाली थी कि अचानक श्रीमती तू ने अपना हाथ उसके हाथ पर रखा और उसे बैठने के लिए कहा, मेरे साथ रहो। क्यू क्यू आज्ञाकारी ढंग से उसके बगल में बैठ गई। बूढ़ी महिला ने बूढ़ी नानी को लोगों को आमंत्रित करने का आदेश दिया। लंबे समय के बाद हल्के पैरों की एक श्रृंखला लग रही थी। एक व्यक्ति की एक छाया दरवाजे के पीछे दिखाई दी। जियो क्याओ ने अपनी आंखें बढ़ाई और सुनु को कमरे में प्रवेश कर रहा था। LOCLY सम्मेलन में उस दिन की घटना
यह विनम्र नौकर हमेशा असहज रही है क्योंकि उसके भतीजे ने टिन के लिए नूकवान के छोटे भाई को लापरवाही से घायल कर दिया था। इसलिए मैं यहाँ माफी मांगने के लिए यहाँ आना चाहता था, लेकिन उस दिन के बाद मुझे कुछ दिन नहीं था। एक दूसरे को बधाई दी। मुझे पता चला कि मेरी मातृ चाची और दादी अच्छी नहीं थी। मार्क्विस की सहमति से भतीजी इतनी लापरवाही से काम कर रही है। मुझे आश्चर्य है कि नानी की बीमारी कैसी है। क्या आपने दवा लिखने के लिए किसी डॉक्टर को आमंत्रित किया है? मैडम तू ने मंद मंद मुस्कुराकर कहा, मैं ठीक हूँ। इतना विचारशील होने के लिए धन्यवाद। सु नगा हुआंग ने एक पल के लिए चिंता से मैडम तू को देखा, फिर उसने एक आह भरी और मुस्कुराते हुए कहा, मैं निश्चिंत हो सकती हूँ कि मेरी मामी ठीक है। अपनी बात खत्म करने के बाद उसकी नज़र टियो कियो की ओर गई जो अभी भी मैडम तू के बगल में चुपचाप बैठा था। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और गंभीरता से कहा, उस दिन मेरे भतीजे सुटिन ने गलती से आपके छोटे भाई को घायल कर दिया था। उसे अपने दिल में बहुत पछतावा हुआ और अब उसके पास यहाँ आकर आपसे मिलने का साहस नहीं था। अब भी वह मुख्य द्वार के बाहर घुटनों के बल बैठा है। अगर मैं इतना भाग्यशाली रहा कि मुझे अपनी बहन की सहमति मिल गई, तो मैं उसे तुरंत यहाँ बुलाकर अपना अपराध कबूल करवाऊंगा। क्यों क्यों ने जवाब दिया, तलवारों और भालों की आंखें नहीं होतीं, उन्हें रोकना मुश्किल है। यह समझ में आता है कि वह दुर्घटनावश घायल हो गया था। उस समय मेरे छोटे भाई ने कोई शिकायत नहीं की, तो मैं इसे अपने दिल में क्यों रखूं? मैडम आपको ज्यादा आंक रही हैं। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सु नगा हुआंग की नजरें टियो कियो के चेहरे पर रुक गईं। वह एक पल के लिए झिझकी, फिर जल्दी से मुस्कुराई और बोली, यह अच्छा है कि आपने मुझे दोष नहीं दिया, छोटी बहन। अन्यथा मुझे नहीं पता कि उसे कैसे दोष देना है। क्यू क्यू ने हल्के से मुस्कुराते हुए कुछ और नहीं कहा। दादी, क्या आप मुझे कुछ दिनों के लिए रहने और आपकी सेवा करने की अनुमति दे सकती हैं? तो नगा हुआंग श्रीमती तू की ओर मुड़ा। कई सालों से मैं बाहर घूम रहा हूँ, पर मेरा दिल तो है, पर मैं कुछ नहीं कर सकता। इस बार शायद ही कभी नगुडोंग में लौटने का अवसर मिला है। दिल में अभी भी अंतहीन दुख महसूस होता है। मैं अपनी मौसी और दादी के सामने भी अपने पुत्रवत धर्म का पालन करने में सक्षम होने की आशा करती हूँ, ताकि कई वर्षों तक उनका पालन पोषण करने की कृपा का बदला चुका सकूं। मैडम तू ने सु नगा हुआंग की ओर देखा, एक पल के लिए चुपचाप उसे देखती रहीं। जिस क्षण से सु नगा हुआंग ने प्रवेश किया था, तब से अब तक मैडम तू के चेहरे पर हमेशा एक बहुत ही शांत मुस्कान बनी रही थी। लेकिन इस समय फीकी मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। मैं अब बहुत अच्छी हूँ। घर में नौकरों की कोई कमी नहीं है। मैं आपकी पितृभक्ति स्वीकार करता हूँ। इस नगुडोंग में रुकने लायक कोई सुंदर दृश्य नहीं है। उत्तरी क्षेत्र में ठंडी सर्दियों में बर्फबारी से सड़क अवरुद्ध हो सकती है। मुझे याद है जब मैं झोंगशान गया था, तो आपकी माँ मुझे सम्मान देने आई थी। मैं देख रहा हूँ कि उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तुम्हें जल्दी घर चले जाना चाहिए। यहाँ समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा परिवार तुम्हें याद करेगा, मैडम तू ने धीरे से उत्तर दिया। उसकी आवाज अभी भी पहले की तरह कोमल थी, लेकिन उसमें एक डराने वाली आभा थी। सु नगा हुआंग ने अपनी आंखें नीची कर ली। धन्यवाद दादी, मुझे याद दिलाने के लिए। कृपया इसे याद रखें। मैडम तू ने थोड़ा सिर हिलाया। जियाओ कियाओ ने देखा कि वह लेटकर आराम करना चाहती थी, इसलिए वह जल्दी से झुकी और उसके कंधों को सहारा दिया, जिससे उसे धीरे धीरे लेटने में मदद मिली। मैडम तो लेट गई और जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली। सु नगा हुआंग ने कहा, मैं आपकी नानी के आराम में खलल डालने की हिम्मत नहीं कर सकती। मैं अपना सिर झुकाती हूँ और पहले जाने के लिए कहती हूँ।
उसने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया जैसा कि उसने आते समय किया था। मैडम तू ने अपनी आंखें बंद की और जवाब दिया, दादी चुंग, उसे बाहर तक छोड़ो। सु नगा हुआंग खड़ी हो गई। उसकी आंखों ने आखिरी बार मैडम तू और जियाओ कियाओ को देखा, फिर मुस्कुराई और दादी चुंग के पीछे चली गई। एक पल बाद दादी चुंग वापस आ गई। मैडम तू ने अपनी आंखें खोलीं और पूछा, पहले ही जा रही हो? उसने कहा कि वह मैडम से भी मिलना चाहती है। मैडम तू ने आश्चर्य से कहा, उसका शिष्टाचार का स्तर लगभग वही है। उसकी आवाज उदासीन थी। और फिर उसने पूछा, वे पिछले 2 दिनों से ईस्ट रूम में क्या कर रहे थे? दादी चुंग ने तुरंत जवाब दिया, पिछले कुछ दिनों से वह महिला अपने कमरे में आराम कर रही है। उसने बूढ़ी महिला जियांग को भी भगा दिया, यह कहते हुए कि वह बूढ़ी महिला को संक्रमित करने से डरती है, इसलिए वह उसकी सेवा करने की हिम्मत नहीं कर रही है। मैडम तू एक पल के लिए अनुपस्थित हो गई। फिर उन्होंने कहा, वह बहुत बीमार और बिस्तर पर पड़ी है। मुझे डर है कि घर में खाना पकाने का ठीक से ध्यान रखना मुश्किल होगा। वह उसके पास गई और उससे कहा कि वह कुछ काम अपनी बहू को सौंप दे। परिवार के खेत की बलि 2 जैसे मामलों के लिए उसने राजस्व विभाग से अपनी बहू को सब कुछ विस्तार से समझाने के लिए भी कहा। 2 बलि, पूजा, खेत, खेत और बगीचे। टियू कियू चौंक गई। वह जल्दी से खड़ी हो गई, मना करने के लिए अपना मुंह खोलने वाली थी, लेकिन मैडम टू ने उसे देखा और मुस्कुराई। आप लगभग 1 साल से यहाँ हैं, इसलिए आप शायद हर चीज से परिचित हैं। इसके अलावा वह नहीं चाहती कि उसका पोता सारा काम अपने ऊपर ले ले। घर में अस्तव्यस्त किताबों का ढेर लगा है। वह बूढ़ी है और उन्हें संभालना नहीं चाहती। मेरी दादी इतनी मजबूत नहीं है, इसलिए यह स्वाभाविक है कि मैं कुछ चीजों में उनकी मदद करूं। अगर तुम्हें कुछ नहीं पता तो दादी चुंग से पूछ लो। जियो कियाओ सिर्फ इतना ही कह पाई, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। मैं अपनी दादी ने जो एहसान मुझ पर किया है, उसे मैं बिल्कुल भी कम नहीं होने दूंगी। फिर वह दादी चुंग को धन्यवाद देने के लिए मुड़ी। मैं अभी भी छोटी हूँ और चीजों को नहीं समझती। शायद कई चीजें हैं जो मैं ठीक से नहीं संभाल पाऊंगी। मुझे उम्मीद है कि नर्स मुझे कृपया निर्देश देंगी। दादी चुंग मुस्कुराई और सिर हिलाया। युवा महिला अतिशयोक्ति कर रही है। मैं निश्चित रूप से अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा। सु नगा हुआंग ईस्ट रूम में चले गए और चुपचाप बाहर इंतजार करने लगे। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद दादी खोंग और एक बूढ़ी नानी अंदर से बाहर आईं और ठंडे स्वर में बोलीं, मैडम आपको देखना नहीं चाहती, उससे कहो जल्दी चले जाए। यह ऐसी जगह नहीं है जहां आप आ सके। तो नगा हुआंग ने धीरे से कहा, धन्यवाद दादी, मेरा संदेश पहुंचाने के लिए। मैडम ने मुझे जो सिखाया, उसका हर शब्द, हर वाक्य मैं अपने दिल में याद रखूंगी। एक भी शब्द भूलने की हिम्मत नहीं करूंगी। यह कहने के बाद वह मुड़ी और इत्मीनान से चली गई। जैसे ही वह वेई निवास के मुख्य द्वार पर पहुंची, सुशिन जो लंबे समय से इंतजार कर रही थी, जल्दी से उसके पास दौड़ी। क्या आप उनसे अभी तक मिली हैं, मिस? कैसा चल रहा है? वह अभी भी मुस्कुरा रही थी, लेकिन एक पल में वह ठंडी पड़ गई। मुझे उम्मीद थी कि तुम लोकलाई सम्मेलन में अपनी प्रतिभा दिखा सकोगी, लेकिन अंत में तुमने मुझे शर्मिंदा कर दिया। उस समय आप क्या सोच रहे थे? सुटिन शर्मिंदा और उदास था। उसे जवाब देने की हिम्मत नहीं हुई। सु नगा हुआंग ने उसकी ओर देखा। उसके बाद ही उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी ढीली हुई। उसने आगे कहा, कोई बात नहीं, हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं, आपको दोष देना बेकार है। अभी मुझे आपके लिए शर्मिंदगी से कुछ शब्द कहने पड़े और अपनी गलती भी स्वीकार करनी पड़ी। सौभाग्य से अभी भी पिछला स्नेह था, इसलिए सब कुछ ऐसे ही जाने दिया गया। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उस दिन
तो टिन को इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसका प्रतिद्वंद्वी सफेद लबादे में युवा जनरल वेई शाओ का आंतरिक भाई बहनोई था। वह पिछले कुछ दिनों से चिंतित था। अब उसे यह कहते हुए सुनकर, यह जानकर कि सब कुछ सुचारू रूप से चला गया था, वह बहुत खुश हुआ और जल्दी से झुक गया और गर्मजोशी से मुस्कुराया। धन्यवाद चाची, मैं जानता हूँ कि मेरा मॉडल मुझसे प्यार करता है। अब से मैं फिर कभी ऐसी लापरवाही वाली बातें करने की हिम्मत नहीं करूंगी। तभी तो नगा हुआंग को थोड़ी खुशी महसूस हुई। उसने कहा, यह जानकर अच्छा लगा कि मेरी चाची मुझसे प्यार करती है। चलो घंटिया। गाड़ी धीरे धीरे लुढ़क गई। जियो कियाओ को दादी जोंग द्वारा पूर्व के कमरे में ले जाया गया था। हे उसे बधाई देने के लिए ऊपर चला गया। झोशी ने उसे पूछा कि वह यहाँ आई है, यह पूछने के लिए कि वह मैडम जू के इरादों को याद करती है। जियो कियाओ और दादी झोंग के जाने का इंतजार करने के बाद झोशी अब अपने गुस्से और शर्म को रोक नहीं पाई और उसने मेज पर रखी सारी चीजें जमीन पर फेंक दी। जब बूढ़ी नानी ने उसे गुस्से में देखा तो वे सभी डर गईं और बारिश की तरह रो पड़ी और किसी ने भी पास आने की हिम्मत नहीं की। अंत में दादी जियांग के पास उसे सांत्वना देने के लिए आगे बढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। तभी श्रीमती झो धीरे से रुकीं। उनका हाथ उनके माथे पर टिका हुआ था। उनका चेहरा पीला पड़ रहा था। न केवल उसने मेरे बेटे के लिए दुश्मन की बेटी से शादी की, बल्कि अब उसकी आंखों में केवल कियाओ नू है। अगर वह यहाँ रहना जारी रखती है तो मुझे डर है कि वेई परिवार के पास अब मेरे रहने के लिए कोई जगह नहीं होगी। पिछले कुछ दिनों में जियाओ कियाओ पहले से कहीं ज्यादा व्यस्त रही है। रात्रि भोजन समाप्त करने के बाद उसे 2 भंडारण कक्षों की चाबियां और पुस्तकें प्राप्त हुईं। फिर वह फिर से बूढ़ी नानी और मैनेजर से पूछने गया और आखिर में भूतपूर्व मुनीम को अपने कमरे में बुलाया। उसे अभी भी मैडम तू की बीमारी की याद थी। शाम ढलते ही वह उत्तरी कमरे में भाग गई। मैडम तू को खाना परोसा और फिर दवा तैयार करने के लिए रसोई में चली गई। जब दादी गो दवा तैयार कर रही थी तो उसने उसे आते देखा। वह जल्दी से उसका स्वागत करने के लिए बाहर गई। जियो कियाओ के कुछ पूछने का इंतजार किए बिना उसने तुरंत जवाब दिया, दवा लगभग तैयार है। चिंता मत करो मेरी महिला, मैं हमेशा आंख पर नजर रखती रही हूँ और एक पल के लिए भी उसे नहीं छोड़ा। दादी गो भी एक बूढ़ी महिला थी जिन्होंने कई सालों तक मैडम तू की सेवा की थी और बेहद वफादार थी। इससे पहले टियो कियू ने झुआन नुओंग को कड़ी मेहनत करते हुए देखकर उसे कुछ अतिरिक्त पैसे दिए थे, जिससे वह और भी अधिक मेहनत करने लगी। तैयार दवा को कमरे में लाया जाता है। मैडम तू ने दवाई लेने के बाद कुछ देर तक बैठी रही, लेकिन दवाई का असर नहीं हुआ। जैसे ही वह लेटी, उसे गहरी नींद आ गई। जब अंधेरा हो गया तो टियो कियू पश्चिमी कमरे में लौट आई। इस समय वेई शाओ अभी तक वापस नहीं आया था। आज बहुत काम था। उसके पेट को भी भूख लगी थी। खाने के बाद वह अपने कमरे में वापस चली गई और गोदाम की आयात निर्यात की किताबें पलटने लगी। उस समय कागज की सामग्री काफी खुरदरी थी और लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं की जा सकती थी। विद्वान और मेहमान जो लिखने या रिकॉर्ड करने के लिए किताबों का उपयोग करना चाहते थे, वे अक्सर बांस की पर्चियां चुनते थे। लेकिन गोदाम में किताबें सिर्फ 3 महीने में ही टोकरी की तरह ढेर हो गई थी। जियाओ कियाओ ने बांस की पर्चियों के ढेर को देखा और मन ही मन सोचा, अगर भविष्य में उसे मौका मिला तो वह जरूर एक कारीगर ढूंढेगी जो इन बांस की पर्चियों और नोटबुक की जगह बेहतर और ज्यादा टिकाऊ कागज बना सके, ताकि उन्हें इधर उधर ले जाने की मशक्कत से बचा जा सके। वेई शाओ हमेशा की तुलना में थोड़ी देर से लौटा।
कमरे में दाखिल होते ही उसने देखा कि ट्यू क्यू डेस्क के पीछे व्यस्त बैठी है। उसके सामने बांस के पत्तों के लंबे ढेर की छवि देखकर वह चौंक गया। वह देखने के लिए उसके पास गया। चूथी को शब्दों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। पिछले कुछ वर्षों से श्रीमती तू ने इन तुच्छ मामलों पर ध्यान देने की जहमत नहीं उठाई है। परिणामस्वरूप गोदाम में किताबें बहुत अव्यवस्थित है। ट्यू क्यू को यह सब देखने की कोशिश करनी पड़ी। अचानक उसे पता चला कि वेई शाओ वापस आ गया है। उसने अपना सिर उठाया और देखा कि वे डेस्क के सामने खड़े हैं, उसे गौर से देख रहे हैं। उसने जल्दी से अपनी कलम नीचे रखी और उसका अभिवादन करने के लिए खड़ी हो गई। जब जियाओ कियाओ वेई शाओ को उसके कपड़े बदलने में मदद कर रही थी, तो उसने सहजता से कहा कि आज सुबह मैडम जू ने उसे झोशी के साथ घर के कुछ काम बांटने दिए थे। मेरे मन में कभी ये विचार नहीं आए, लेकिन बड़ों ने मुझे ये विचार दिए हैं, इसलिए मेरे पास आज्ञा मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। थोड़ी देर बाद जब मेरी दादी की हालत ठीक हो जाएगी तो मैं उनकी बात मानूंगी, वेई शाओ ने कहा। चूंकि दादी ने तुम्हें बताया है तो तुम्हें यह करना चाहिए। जियाओ कियाओ मुस्कुराई, यह जानते हुए कि उसने अभी तक खाना नहीं खाया है। उसने जल्दी से किसी को साफ करने के लिए कहा। जब खाने के लिए बैठने का समय आया तो ट्यू क्यू हमेशा की तरह उसके बगल में खड़ी थी और उसे खाना परोस रही थी। लेकिन इस समय उसके दिमाग में बस वही संख्याएं घूम रही थी जो अभी अभी घूम रही थी। उसकी आंखें एकाग्र नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि वह असहज थी। ngू थियू ने चावल की 2 सर्विंग खत्म की और उसकी ओर देखने के लिए मुड़ी। अचानक उसने कहा, तुम भी बैठो और खाओ, तुम्हें मेरा इंतजार करने की जरूरत नहीं है। क्यू क्यू ने अपनी हिम्मत वापस पा ली। उसने धीरे से जवाब दिया, पति, कृपया खाओ। मुझे अभी थोड़ी भूख लगी थी इसलिए मैंने पहले खा लिया। ngू थियू ने फिर से उसकी ओर देखा और कुछ नहीं कहा। परेशान होकर अपना खाना खत्म करने के बाद वह जल्दी से चला गया, यह कहते हुए कि वह अध्ययन कक्ष में जाना चाहता था। ज्यो कियाओ ने उसे दरवाजे तक छोड़ा। कुछ समय पहले लंच बॉक्स वाली घटना के बाद से ज्यो कियाओ ने अपने कमरे के पश्चिम की ओर स्थित अध्ययन कक्ष में फिर कभी पैर नहीं रखा था। वेई शाओ ने दहलीज पार की और जाने ही वाला था कि अचानक उसे कुछ याद आया। उसने पलटकर पूछा, क्या आज हमारे घर कोई आने वाला है? ज्यो कियाओ दरवाजे के फ्रेम से टिक गया। उनकी आंखें मिली। दालान पहले से ही चमक रहा था। रात में तेज हवा चली जिससे लालटेन की लाल रोशनी हिलने लगी। वेई शाओ की आंखें धुंधली लग रही थी, जो उसकी अंधेरी और अनिश्चित निगाह को ढक रही थी। वह अभी भी बिना पलक झपकाए उसे देख रहा था। ट्यू क्यू के होठों का कोना थोड़ा ऊपर की ओर मुड़ा। मुझे आश्चर्य है कि पति किसके बारे में पूछना चाहता है। आज हमारे घर पर काफी लोग आ रहे हैं। अध्याय 74। रात की हवा ने जियाओ कियाओ के खुले बालों को उसके कानों के पास से उड़ा दिया। बालों की कुछ लटें उसके चिकने सफेद गालों पर चिपक गईं। उसके होठों के कोने शरारती ढंग से मुड़ गए। यह देखकर वी शाओ का दिल और भी ज्यादा खुजलाने लगा, मानो कोई उसे धीरे से सहला रहा हो। उसने गंभीरता से कहा, तुम्हें पता है मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? आज हमारे घर पर वाकई बहुत से लोग आ रहे हैं। मुझे नहीं पता कि पति किसकी बात कर रहे हैं। डॉक्टर यू लिंग, 2 आंटियां, तीसरी आंटी जेन गो गोंग की पत्नी भी हमारे घर स्वास्थ्य के बारे में पूछने आई थी। ओह ठीक है, झोंगशान साम्राज्य की एक महिला भी हमारे घर आई थी। जियाओ कियाओ ने अपनी आंखें चौड़ी करके कहा, क्या यह हो सकता है कि तुम झोंगशान साम्राज्य की उस महिला के बारे में पूछ रही हो? वेई शाओ ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ ली।
उसे घूरते हुए। क्या तुमने पहले कुछ सुना था? उसने कहा। तो तुम्हें क्या लगता है कि पति ने क्या सुना? उसके गालों पर बालों के एक लट से हल्की खुजली हो रही थी। जियाओ कियाओ ने अपने बालों को अपने कानों के पीछे करने के लिए हाथ बढ़ाया, उदासीन दिख रही थी और ध्यान नहीं दे रही थी। वेई शाओ क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। क्या हो सकता है? उसने खुद से पूछा। शायद वेई शाओ भी उसकी प्रतिक्रिया और रवैये से निराश हो गया था। उसने ठंडी सांस ली और सीधे अध्ययन कक्ष में चला गया। जियो कियाओ ने दालान के अंत में उसकी पीठ को गायब होते देखा। वह मुड़ी और दरवाजा बंद कर दिया, फिर बांस की पर्चियों से भरी मेज के पीछे बैठ गई। धीरे धीरे उन किताबों से उनकी तुलना कर रही थी जिन्हें दादी झोंग ने दिखाया था। सुअर के ठीक समय पर वेई शाओ अध्ययन कक्ष से वापस आ गया। जियो कियाओ की मदद के बिना उसने अपने कपड़े उतार दिए और खुद ही लेट गया। संसाधित करने के लिए बहुत अधिक किताबें नहीं बची थी, लेकिन जियो कियाओ सोने जाने से पहले उन्हें खत्म करना चाहता था। एक पल भी नहीं बीता था कि उसने बिस्तर के पर्दे के पीछे से वेई शाओ की आवाज सुनी, देर हो रही है। दादी ने तुम्हें सिर्फ कामकाज संभालने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने तुम्हें इतनी जल्दी किताबें चेक करने के लिए देर रात तक जागने के लिए नहीं कहा था। क्यू क्यू ने चुपके से उसकी तरफ देखा। उसके आराम में खलल न पड़े, इसलिए वह उठी, हाथ मुंह धोए, लाइट बंद की और बिस्तर पर चली गई। पहले तो किसी ने कुछ नहीं कहा और दोनों ने आंखें बंद करके सो गए। वेई शाओ ने कई बार सोचा। जियाओ कियाओ अभी भी आंखें बंद करके लेटी हुई थी और कोई आवाज नहीं निकाल रही थी। अचानक उसने उसे यह कहते हुए सुना, 2 दिन बाद मैं बाहर जाने की योजना बना रहा हूँ। जियाओ कियाओ थोड़ा चौंक गई, उसने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। मेरे पति कहाँ जाना चाहते हैं? शियाई में आखिरी लड़ाई ने चेन जियांग को हेडोंग भागने की अनुमति दी और उसके पुराने दोस्त काओ जिन ने भोजन खरीदने के लिए सैनिकों को उधार लिया, वापस लौटने और जिंगझोउ पर हमला करने का इरादा किया। अभी वह शांगडांग क्षेत्र में है। हालांकि उसने कोई बड़ी चाल नहीं चली है, फिर भी उसे तुरंत खत्म करना जरूरी है। मैं खुद वहां जाने की योजना बना रही हूँ। जियाओ कियाओ घबराकर उठ बैठी। उसे याद आया कि उसके पिछले जीवन में दा कियाओ ने उसे बताया था कि जब मैडम जू बीमार थी तो वेई शाओ युयांग में नहीं था, बल्कि लड़ने के लिए बाहर गया था। पहले तो उसने सोचा कि सौभाग्य से यह जीवन अलग है। चूंकि वेई शाओ पिछले कुछ दिनों से घर पर था, इसलिए जियाओ कियाओ को थोड़ी राहत महसूस हुई। किसने सोचा होगा कि वह अचानक कहेगा कि उसे जाना है और सिर्फ 2 दिनों में ही चला जाएगा। यह बिल्कुल उसकी पिछली जिंदगी की तरह था। क्या सब कुछ पूर्व निर्धारित परिणाम की ओर बढ़ रहा है? अंधेरे में वेई शाओ ने उसे बैठे हुए देखा। वह बिस्तर से उठकर दीपक जलाने के लिए चला गया। पति, क्या आप नहीं जा सकते? जियाओ कियाओ ने उसकी ओर देखा और ईमानदारी से पूछा। वह कंबल को गले लगाकर बैठी थी। उसका चेहरा उदास था, उसकी आंखें घूर रही थी, मानो वह उसके शब्दों से डर गई हो। वेई शाओ ने पहले कभी जियाओ कियाओ को इस तरह नहीं देखा था और उससे एक मासूम सा सवाल पूछा। लेकिन किसी कारण से न केवल वह क्रोधित नहीं हुआ, बल्कि उसके हृदय में धीरे धीरे एक कोमल और खेदपूर्ण भावना उत्पन्न हुई। सुबह से ही उसके सीने में जो बेचैनी थी, वह उस पल में थोड़ी कम होती दिखी। वेई शाओ ने हिचकिचाते हुए कहा, मुझे डर लग रहा है। पति, मत जाओ। जियाओ कियाओ ने आगे बढ़कर उसे तकिए पर लेटने पर मजबूर किया। क्या अभी भी जनरल ली और वेई लियांग का समूह आपकी कमान में नहीं है? उन्हें जाने दो। वेई शाओ चौंक गई और एक झटके में वह तकिए पर दब गई।
उसका पूरा शरीर लगभग उसके सीने पर गिर गया। उसकी 2 जेड जैसी भुजाएं उसके कंधों से चिपकी हुई थी। उसका गोल और मुलायम अंग भी उसके सीने पर दबा हुआ था। उसकी खूबसूरत आंखें एक छोटी बिल्ली की तरह खुली हुई थी, जो उत्सुकता से उसे देख रही थी। वेई शाओ की दोनों भुजाएं फैली हुई थी और बिना हिले डुले उसके अभी भी उस पर दबाव डालने को अनदेखा करते हुए उसने कहा, हमने आज चर्चा पूरी कर ली है। पति, मैं आपसे विनती करती हूँ। जियाओ कियाओ ने तुरंत उसे बीच में रोका। उसके 2 छोटे हाथ लगातार दूसरे व्यक्ति के कंधों को हिला रहे थे। मैं नहीं चाहती कि तुम लड़ने जाओ। यह लड़ने का समय नहीं है। मैं आपसे विनती करता हूँ, कृपया रुकें। वेई शाओ को लगा कि उसकी हड्डियां टूट रही हैं। वह जानता था कि यह असंभव है, लेकिन मना करना नहीं जानता था। उसके कंधे कुछ और बार आगे पीछे हिले। उसने अपने गले से आती हुई आवाज सुनी, कल इस पर चर्चा करूंगा। अंत में जियाओ कियाओ ने एक हल्की सांस छोड़ी। तभी उसे एहसास हुआ कि वह उसके खिलाफ दबाव डाल रही थी। जियाओ कियाओ ने जल्दी से उसके कंधों को छोड़ दिया, धीरे धीरे नीचे खिसकती हुई। वेई शाओ ने उसे गले लगाने के लिए हाथ बढ़ाया, घूमा और उसे अपने नीचे दबाया। तो तुम ऐसा इसलिए कह रही हो क्योंकि तुम मुझे जाने नहीं दे सकती? उसके अंगूठे ने उसकी ठुड्डी को कसकर पकड़ रखा था। उसका लहजा मजाक जैसा था, खुशी से भरा हुआ। उसका चेहरा उसके करीब था। उसकी आंखें दूसरे व्यक्ति की गहरी आंखों का सामना कर रही थी। उसने अपने होंठ काटे और धीरे से गुनगुनाया, अगर ऐसा है तो तुम इतनी सुबह सुबह मेरे साथ इतनी ठंडी क्यों हो? वेई शाओ ने उससे पूछने के लिए दबाव डाला। जियाओ कियाओ ने अपने पूरे शरीर पर रोंगटे खड़े कर लिए, वेई शाओ की नजरों से बचते हुए। उसकी आंखें दूसरे व्यक्ति के एडम के सेब को ध्यान से घूर रही थी, गले लगा रही थी। वेई शाओ ने जवाब दिया, कल रात आपको मेरे साथ ऐसा व्यवहार करने के लिए किसने कहा? वेई शाओ को लगा कि वह इस समय उससे नाराज थी। उसका पूरा शरीर पहले से कहीं अधिक तरोताजा महसूस कर रहा था। उसने दोनों हाथों से उसका चेहरा पकड़ लिया और धीमी आवाज में कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं बहुत थक गया हूँ। मैंने अपनी सारी ताकत आपको दे दी, इसलिए मुझे पता भी नहीं चला कि आप कब चली गईं। वेई शाओ केवल अपने 20वें दशक में था। यह स्वाभाविक था कि वह ऊर्जा से भरा था। जियो कियाओ के साथ एक ही बिस्तर साझा करने की बात जैसे उसकी हड्डियों में समा गई थी। धीरे धीरे रोकना चाहता था लेकिन रोक नहीं पा रहा था। उसे केवल इस बात से नफरत थी कि वह हर दिन उसके साथ सोने के लिए वापस नहीं जा सकता था। दुर्भाग्य से जब बिस्तर की बात आती है तो ऐसा लगता है कि टियो क्यू बहुत उत्साही नहीं है और उसने कभी भी मेरे साथ पहल नहीं की है। आज की तरह शायद ही कभी उसे नीचे उतारा गया हो और यहाँ तक कि उसने उससे न जाने की भीख भी मांगी हो। वी शाओ को लगा कि वह सपना देख रहा है। कुछ वाक्य कहने के बाद ही उसकी आंखें टियो क्यू के मोटे गुलाबी होठों पर जम गईं। उसने जल्दी से उन्हें छीनने के लिए अपना सिर नीचे किया। टियो क्यू ने कुछ बार गुनगुनाया, अपनी बात पूरी करने के लिए संघर्ष करते हुए, मैंने तुमसे कहा था, तुम्हें यहीं रहना चाहिए, मुझसे झूठ मत बोलो। वी शाओ ने उसके कपड़े उतार दिए, जबकि उसकी छाती और गर्दन को चुमा। उन्हें, मुझे पता है। कल रात के बाद एक व्यक्ति आत्मसंतुष्ट था, दूसरे को अपनी चिंताएं थीं। वे दोनों बहुत देर तक एक दूसरे से गले मिले। शायद ही कभी वे इतने स्नेही थे। उसे नहीं पता कि उसने कितनी बार मैन 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 कहा, जाने देने के लिए अनिच्छुक। वी शाओ संतुष्ट होने के बाद वह सो गया। लगातार 2 रातों तक उसके साथ रहने के बाद जियो कियाओ भी बहुत थक गई थी। वह दूसरे व्यक्ति के बगल में सिमट गई, अपनी आंखें झपकाई और सो गई। अगली सुबह वी शाओ घर से निकल गया।
ट्यू क्यू पहले की तरह मैडम टू से मिलने के लिए उत्तरी कक्ष में चली गई। दोपहर के बाद वह अपने कमरे में लौट आई और उसके पास कुछ और करने की ऊर्जा नहीं थी। वह केवल वेई शाओ के जल्दी लौटने का इंतजार कर सकती थी। अंधेरा होने तक इंतजार किया लेकिन फिर भी कोई नजर नहीं आया। उसे अंदर से बेचैनी महसूस होने लगी। ट्यू क्यू ने होई के घंटे तक इंतजार किया, फिर भीतरी आंगन के बाहर कदमों की आवाज सुनी, उसके बाद बूढ़ी नानी का अभिवादन, नाम क्वान। वह तुरंत उसका अभिवादन करने के लिए बाहर भागी और देखा कि वेई शाओ पहले ही सीढ़ियों पर पहुंच चुका था। वे दोनों मुख्य द्वार के बाहर मिले। जैसे ही उसने उसे देखा, उसका दिल धड़क उठा। पति, यह कैसे है? हालांकि उसने पहले ही अपने दिल में इसके बारे में सोच लिया था, लेकिन वह निश्चित रूप से जानती थी कि उसने कल रात उसे धोखा दिया था। लेकिन मेरे दिल में अभी भी उम्मीद की आखिरी किरण बाकी है। जियाओ कियाओ ने उसकी ओर देखा और चिंतित होकर पूछा। वेई शाओ ने तब तक उसका जवाब नहीं दिया था जब तक वे कमरे में नहीं आ गए। उसने बूढ़ी नानी को बाहर जाने के लिए कहा और फिर गंभीरता से जवाब दिया, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, लेकिन मैं वास्तव में जाने से खुद को रोक नहीं सकता। शांगडांग एक महत्वपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र है। 200 मील पूर्व में हुगुआन क्षेत्र है, जो ताइहांग से अलग है। इसे निश्चित रूप से खोया नहीं जा सकता। इसके अलावा पिछले कुछ दिनों में सीमा को बहुत समायोजित किया गया है। मुझे यूझोऊ की सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री को भी छोड़ना होगा। पिछली रात जब वे बिस्तर पर थे, तब की तुलना में वह स्वर बहुत गंभीर था। जियाओ कियाओ ने अपने होंठ काटे, उसके सामने स्थिर खड़ी रही, बिना कुछ कहे उसे देखती रही। 3 दिन बाद सुबह 5 बजे वेई शाओ ने युयांग को छोड़ने के लिए सेना भेजी। हाल के वर्षों में हालांकि अभियानों पर सैनिकों का नेतृत्व करना खाने से अलग नहीं था, मैडम टू ने फिर भी अपनी बीमारी को नजरअंदाज किया, साफ सुथरे कपड़े पहने और खुद उसे मुख्य द्वार से बाहर भेज दिया। आखिरकार मिसेस चू ने भी ईस्ट रूम से अपना चेहरा दिखाया। दोनों ने मिलकर उसे विदा किया। पिछली बार की तरह जब वे शी के अभियान पर गए थे, सेना पहले से ही व्यवस्थित थी, शहर के बाहर उसका इंतजार कर रही थी। धधकती मशालों की रोशनी में उच्च मनोबल वाले सैनिकों का समूह वेई की हवेली के 2 हिस्सों में विभाजित हो गया। उसका कवच चमकीले रंग का था। मशालों की रोशनी में मुख्य द्वार के नीचे खड़ा वह धरती पर उतरने वाले युद्ध के देवता की तरह वीर और महान लग रहा था। वह मुड़ा, मैडम टू को रुकने के लिए कहा, फिर अलविदा कहा। उसकी नज़र टियो क्यू के चेहरे पर रुक गई जो मैडम टू की बाह को सहारा दे रहा था। वह एक पल के लिए झिझका और फिर दरवाजे से बाहर चला गया, घूमा और घोड़े पर चढ़ गया। टियो क्यू और मैडम टू मुख्य दरवाजे के ठीक बीच में एक दूसरे के बगल में खड़े थे। वेई शाओ की पीठ और नीचे सैनिकों के समूह को घोड़े पर सवार होकर जाते हुए देख रहे थे, जब तक कि लोगों और घोड़ों का समूह पूरी तरह से अंधेरे में गायब नहीं हो जाता जो हल्का होने लगा था। फिर वे मुड़े और वापस लौट आए। इस समय आसमान अभी भी बहुत जल्दी था, बस 5 बजे थे। उत्तर में देर से शरद ऋतु का आकाश अभी भी थोड़ा अंधेरा था, लेकिन दूर पूर्वी क्षितिज पर भोर की कुछ किरणें चांदी की रोशनी में लिपटी हुई झांक रही थी। टियो क्यू अभी भी बूढ़ी महिला के बगल में खड़ा था, उसका हाथ थामे हुए, उसे हवेली में धीरे धीरे चलने में मदद कर रहा था। बूढ़ी महिला चुंग उन दोनों के पीछे पीछे चली गई। हालांकि मैडम टू अभी भी ठीक नहीं थी और उसे सुबह जल्दी उठना था, लेकिन वह पिछले कुछ दिनों में सबसे ज्यादा ऊर्जावान दिख रही थी। उसकी एक बाह टियो क्यू के चारों ओर लिपटी हुई थी। उसने अपनी दादी की सूखी, पतली बाह से आती गर्मी को भी महसूस किया। शायद तुम्हें अभी तक पता नहीं है,
मैडम तू धीरे धीरे नीले पत्थर से बने गलियारे पर चली गई। उन्होंने शियाओ कियाओ से कहा, 17 साल की उम्र से ही शाओर को पूरी सेना का प्रबंधन अकेले ही करना पड़ा है। अब तक कई साल बीत चुके हैं। हर बार जब वह युयांग से किसी अभियान पर जाता है तो मैं उसे विदा करने के लिए वहां होती हूँ। जब वह वापस आता है तो मैं उसका स्वागत करने जरूर जाती हूँ। आज सुबह 21वीं बार हो चुकी है। शियाओ कियाओ चुप थी। मैडम तू के होठों के कोने कुछ हद तक अहंकारी मुस्कान में बदल गए। उसने 2 गंभीर चोटों और अनगिनत बड़े और छोटे घावों का सामना किया है। कठिन परिस्थितियों में घिरा हुआ है। सौभाग्य से उसकी इच्छाशक्ति हमेशा दृढ़, अनुकूलनीय और निर्णायक रही है और हमेशा उसके पूर्वजों द्वारा संरक्षित है। हर बार वह खतरे को सुरक्षा में बदल सकता है। मैं भी बूढ़ा हो गया हूँ। अगर भविष्य में एक दिन मैं जीवित नहीं रहा, चाहे हम जीते या हारें, मुझे उम्मीद है कि आप उसे अभियानों पर भेजना जारी रख सकते हैं। आज की तरह उसका स्वागत कर सकते हैं। क्या आप तैयार हैं? शियाओ क्यू ने श्रीमती तू की ओर देखा और देखा कि वह अपना सिर घुमाकर उसकी ओर मुस्कुरा रही हैं। उसके दिल में अचानक एक गर्मजोशी भरी भावना पैदा हो गई। आज मैडम टू की स्पष्ट सोच को देखते हुए और उस दिन नाक लैंग वाई के शब्दों को देखते हुए ट्यू क्यू को यकीन नहीं हो रहा था कि अगर कोई बाहरी कारक शामिल नहीं थे तो उसकी बीमारी अचानक कैसे बदतर हो गई और वह अपने पिछले जीवन की तरह कैसे मर गई। उसने अपना हाथ घुमाया और मैडम टू के सूखे और पतले हाथ को कसकर पकड़ लिया और एक एक शब्द का उत्तर दिया, दादी जरूर लंबी उम्र जिएंगी। मैं अपने पति को ऐसे अकेले नहीं भेजना चाहती। मैं दादी के साथ उनकी यात्रा पर जाऊंगी, फिर आज की तरह ही उनका स्वागत करूंगी। मैडम टू एक पल के लिए चौंक गईं। भोर की कोमल धूप का अनुसरण करते हुए उन्होंने लंबे समय तक ट्यू क्यू को ध्यान से देखा, फिर थोड़ा मुस्कुराईं। हाँ, आप बिल्कुल सही हैं। दादी को 100 साल तक जीना था, फिर भी उन्हें अपने परपोते को गोद में लेने के लिए इंतजार करना पड़ा। वह मुस्कुराई और प्रसन्नता से बोली। संपादकीय टिप्पणी: यह अध्याय पढ़ने में बहुत मर्मस्पर्शी है। अध्याय 75। पूर्वी कमरा। मैडम चू अपने माथे को हाथों में थामे छोटे से बिस्तर पर बैठी थी। उनकी आंखें सुस्त थी। उसकी आंखों के सामने लगातार अपने बेटे को विदा करने का दृश्य घूम रहा था। बेटा अपनी दादी का आदर कर रहा था, अत्यंत आदरपूर्वक। जब उसने उसे अलविदा कहा तो उसने केवल कुछ शब्द कहे, उसे चिंता न करने के लिए कहा। यह ठीक था। 20 साल बाद वह भी अपने बेटे के दिल में अपनी स्थिति जानती थी, इसलिए उसे उम्मीद नहीं थी कि वह उसके साथ ऐसा व्यवहार करेगा। लेकिन अंत में जाने से पहले मैडम चू ने देखा कि उसकी आंखें हमेशा कियाओ नू को देख रही थी। उसका बेटा उस नज़र से कियाओ नू को देखता था जिससे मैडम चू को अपने दिल की गहराई से नुकसान और गुस्सा महसूस होता रहता था। उसने खुद की तुलना मैडम टू से करने की हिम्मत नहीं की, लेकिन बेटे के दिल में उसकी स्थिति बहू जितनी अच्छी नहीं थी। बेशक उसे जलन होती थी। दुश्मन की बेटी, बेटे को क्या हक था कि वह उसे खुद से ज्यादा महत्व दे? चू थी जितना ज्यादा सोचती, वह उतनी ही क्रोधित होती जाती। उसे सिरदर्द और सीने में दर्द महसूस होता। पीछे से उसे कदमों की आहट सुनाई दी। उसने पलटकर देखा तो दादी जियांग आ रही थी। दादी जियांग ने झो शी को बर्फ की चाय का कटोरा दिया। श्रीमती झो ने 2 काटने और फिर उन्हें नीचे रख दिया। अपना सिर हिलाया और कहा, मैं वास्तव में इसे नहीं खा सकता। हर बार जब मैं देखता हूँ कि क्यूनू एक मूर्ख होने का नाटक कर रहा है तो मैं अपनी छाती में असहज महसूस करता हूँ। हवेली में सार्वजनिक मामलों में वह बाहरी लोगों को किताबों का प्रबंधन करने के लिए लाया है। थोड़ी देर बाद
मुझे डर है कि वह मैडम के लिए भी शांति से रहना असंभव बना देगी। चू थी के दिल पर चोट लगी। उसका दिल धड़कने लगा। उसकी अभिव्यक्ति और भी बदसूरत हो गई। थोड़ी देर के बाद उसने कहा, उसके समर्थन के रूप में वह अंधी बूढ़ी औरत है, मैं और क्या कर सकता हूँ। इसके बाद ही दादी जियांग ने कहा और कहा, जब झेंग चुयू घर लौट आया तो मुझे डर था कि उसे अपने चाचा के घर पर पुराने मैडम द्वारा भी दबाव डाला जाएगा, इसलिए उसे जल्दी से एक परिवार से शादी करने की उम्मीद थी। मैं एक असभ्य और चटनी को देख रहा था। इसे सुनने के बाद और भी अधिक दिल टूट गया, इसलिए मैंने इस मामले का उल्लेख करने की हिम्मत नहीं की। दादी जियांग ने आगे कहा, मैडम ने कुछ नहीं किया। त्रिनसो नोक ने अभी भी मैडम का जिक्र किया और पहले की तरह मैडम को धन्यवाद देती रही, केवल उल्लेख करते समय। दादी जियांग एक पल के लिए रुकीं, फिर पश्चिम कक्ष की ओर देखा और अपने दांत पीसते हुए कहा, केवल पश्चिम कक्ष में उस व्यक्ति का उल्लेख करते समय मैं उससे बेहद नफरत करती हूँ। दादी झो ने अपने दांत पीसते हुए कहा, मैं उससे नफरत कैसे न करूं। लेकिन अब हम जानते हैं कि क्या करना है। दादी जियांग की आंखें घूम गईं। ऐसा नहीं है कि कोई रास्ता नहीं है। बस देखो कि क्या महिला कार्रवाई करने के लिए दृढ़ है या नहीं। चूथी थोड़ा चौंक गई। कौन सा तरीका? दादी जियांग ने चूथी के कान में कहा, दादी मंत्रों में निपुण है। मैंने सुना है कि जब तक आप किसी व्यक्ति की जन्मतिथि और जन्म माह की जानकारी कठपुतली बनाने के लिए प्राप्त कर लेते हैं, तब तक ओझा जादू कर देगा, कुछ नाराजगी भी जोड़ देगा, और 10 दिन या आधे महीने के भीतर वह व्यक्ति निश्चित रूप से बीमार पड़ जाएगा और मर जाएगा। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि कठपुतली का कोई आकार नहीं है, इसलिए बाहरी लोगों को कुछ भी संदेह नहीं होगा। चूथी बुरी तरह डर गई। आप चाहते हैं कि मैं क्यूनू के जीवन को नुकसान पहुंचाऊं? दादी जियांग जल्दी से घुटनों के बल बैठ गई। मैडम, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। टाई ने भी यह बात गुस्से में कही थी, इसलिए उसने बकवास कहा। यदि मैडम इतनी क्रूर नहीं है, तो ऐसा मान ले कि मैंने कुछ नहीं कहा। चूथी ने अपनी आस्तीन लहराई। मैं तुम्हें दोष नहीं देती। वह क्षण भर के लिए परेशान हो गई और कोई निर्णय नहीं ले पाई। उसकी सांसें तेज होती गईं और उसका चेहरा लाल और सफेद हो गया। कुछ देर सोचने के बाद उसे लगा कि दादी जियांग की योजना उसके अपने विचारों के ज्यादा अनुरूप थी। लेकिन बार बार इस बारे में सोचने पर वह अभी भी घबराई हुई थी और कुछ भी करने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। दादी जियांग ने उसके चेहरे पर नजर डाली और धीमी आवाज में कहा, मैडम, ऐसा नहीं है कि यह नौकर नाग भौं सिकोड़ने वाला है। क्यों परिवार और मैडम के बीच एक ऐसी दुश्मनी है जिसे सुलझाया नहीं जा सकता, और वे स्वर्ग में राजा और युवा स्वामी की आत्माओं के लिए बलिदान देना चाहते हैं। मैडम क्यूनू के प्रति दयालु थी, लेकिन क्यूनू ने न केवल उनका धन्यवाद नहीं किया, बल्कि उनके खिलाफ काम भी किया। केवल मैडम ही उसे दंडित करने की क्षमता रखती है, फिर भी मैडम को कदम दर कदम पीछे हटने के लिए मजबूर किया जा रहा है। चूथी ने अचानक अपने हाथ को रगड़ने के लिए बल का प्रयोग किया। प्रत्येक नाखून उसके हाथ की हथेली में गहराई तक धंस गया। उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, आपने जो कहा वह बिना कारण नहीं है। अगर मैं फिर से उसके सामने झुक गया तो मुझे डर है कि वह अंततः मुझे एक कोने में धकेल देगी। दादी जियांग ने आगे कहा, ऐसा नहीं है कि मैडम उसे माफ नहीं करेंगी। बात सिर्फ इतनी है कि मैडम मृत राजा और युवा मालिक का बदला ले रही हैं। जब चूथी ने अपने पति और बेटे के लिए शोक के उस दिन के बारे में सोचा, तो उसका दिल ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे चाकू से काटा जा रहा हो। वह दादी जियांग की ओर मुड़ी और बोली, इस मामले को कैसे सुलझाया जा सकता है? दादी जियांग ने अपनी आवाज कम करते हुए कहा, मैडम, मैं आपसे यह बात नहीं छिपा सकती।
यह योजना मेरा विचार नहीं था, बल्कि यह विचार त्रिन्हसोनोक ने मुझे बताया था। अगर मैडम इजाजत दे, तो मैं हवेली से बाहर जाकर यह मामला त्रिन्हसोनोक को सौंप दूंगा, ताकि वह इसे गुप्त रूप से कर सके, ताकि यह अन्य लोगों की आंखों से छिपा रहे। अगर यह सचमुच काम करता है, तो कोई भी आप पर संदेह नहीं करेगा, महोदया। यह सुनकर कि यह उसकी भतीजी की योजना थी, चू थी को अधिक से अधिक सहमति महसूस हुई। अब उसे कोई हिचकिचाहट नहीं हुई। उसने सिर हिलाया और कहा, यह अच्छा है। 2 दिनों में आप हवेली को छोड़ने और चूयू को मेरे शब्दों पर पारित करने का अवसर चुनते हैं, उसे ध्यान से काम करने के लिए, याद करने के लिए और दूसरों को इस मामले के बारे में नहीं बताने के लिए कहा। हाँ, शहर के दक्षिणी द्वार के पास उनके पूर्वजों की उत्पत्ति अज्ञात नहीं है। नहीं यह है कि कोई भी घर नहीं है। पिछले साल, क्योंकि उनके बेटे को फिल्माया गया था, उन्हें स्थानीय अधिकारियों द्वारा चांग काउंटी के काउंटी कार्यालय के बहीखाता कार्यालय में काम करने की सिफारिश की गई थी। चाची, यह समझते हुए कि त्रिन्हसोनोक बूढ़ी होने के बावजूद अभी तक विवाहित क्यों नहीं है और वह आज त्रिन्ह परिवार में क्यों लौटी, लेकिन इस अवसर का लाभ उठाकर वेई परिवार के साथ रिश्तेदार बन सकती है, लियू दंपत्ति ने ज्यादा नहीं सोचा। न केवल उन्होंने संकोच किया, बल्कि इसके विपरीत उन्होंने महसूस किया कि उनका परिवार ऊपर चढ़ रहा है और तुरंत इस मामले पर सहमत हो गए। 3 महीने बाद त्रिन्हसोनोक ने महल में प्रवेश किया। लियू दंपति ने देखा कि त्रिन्हसोनोक का रूप बहुत सुंदर है तथा दहेज भी बहुत अच्छा है, इसलिए वे बहुत खुश हुए। इसके अलावा उसका वेई परिवार के साथ भी रिश्ता है, इसलिए वह उसके सामने एक बुजुर्ग की तरह व्यवहार करने की हिम्मत कैसे कर सकती है। काश वह देख पाती कि उसकी अच्छी तरह से सेवा कैसे की जाए। लियू परिवार का बेटा अपनी नवविवाहिता पत्नी के सुंदर रूप को देखकर बेहद खुश था। लियू परिवार ने सोचा कि स्वर्ग ने उन्हें एक अच्छी शादी का आशीर्वाद दिया है। स्वाभाविक रूप से एक अच्छा ससुराल वाला रिश्ता मिल रहा है, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि केवल आधे महीने के बाद त्रिन्हसोनोक पहले से ही उनके खिलाफ हो गई थी। हर दिन यदि आप भोजन के खराब और अखाद्य होने की शिकायत नहीं कर सकते, तो आप नौकरों को भी अच्छी तरह से सेवा न देने के लिए दोषी ठहराएंगे। पहले तो लियू दंपति ने सहन करने की कोशिश की, यह सोचकर कि वह लंबे समय से वेई हवेली में रह रही है और रेशम और ब्रोकेड की आदी है, और अब जब वह उनके परिवार में विवाहित हो गई है, तो वह फिलहाल अपनी आदतों को नहीं बदल सकती। यह भी सामान्य बात है, इसलिए उसने जो भी पूछा उसका सावधानीपूर्वक जवाब दिया। त्रिन्हसोनोक ने भी अंदाजा लगा लिया था कि लियू परिवार उसके साथ कुछ भी करने की हिम्मत नहीं कर रहा है, इसलिए जब उसे वेई हवेली से बाहर निकाल दिया गया था, तो उसने अपना सारा आक्रोश और असंतोष अपने पति के परिवार पर निकाल दिया। कुछ समय बाद त्रिन्हसोनोक ने न केवल नौकरों को छोटी छोटी बातों पर अपमानित किया, बल्कि अपने सास ससुर के साथ भी झगड़ा किया और अपने पति पर तरह तरह के कटाक्ष किए, उसे बेकार होने के लिए डांटा। कमरे में जब वह खुश होता तो वह उसे बिस्तर पर सोने देता, लेकिन जब वह गुस्से में होता तो वह दरवाजा बंद कर देता और उसे बिस्तर पर सोने नहीं देता। आज तक लियू दंपत्ति को पछताने में बहुत देर हो चुकी थी। मैं पहले धन के लालची होने के कारण स्वयं से घृणा करता हूँ, इसलिए अब मुझे कड़वे फल खाने पड़ रहे हैं। त्रिन्हसोनोक हमेशा वेई परिवार की मालकिन के मामले का इस्तेमाल उनके परिवार पर अत्याचार करने के लिए करती थी, इसलिए वे उसके साथ कुछ भी करने की हिम्मत नहीं कर पाते थे। लियू परिवार के बेटे के लिए आज जब उसकी पत्नी का जिक्र हुआ, तो वह बाघ को देखने से भी ज्यादा डर गया। उसने सरकारी दफ्तर में रहने का फैसला किया और महीने में सिर्फ कुछ बार घर लौटता था। घर झेंग चुयू की दुनिया बन गया था। उस दिन सूरज पहले से ही आसमान में ऊंचा था। पिछली रात
झेंग चुयू ने खुद को मौत के घाट उतार दिया था और इस समय ही जागा था। वह आलस से खड़ी हो गई। जब वह अपने बालों में कंघी करने लगी तो लियू परिवार के घर के सामने एक अजीब हरे रंग की गाड़ी आकर रुकी। एक बूढ़ी औरत गाड़ी से उतरी। उसकी चाल थोड़ी लंगड़ी लग रही थी। जब वह कार से उतरी तो लियू दंपत्ति ने पहचान लिया कि वेई परिवार कुछ दिन पहले ही आया था। पूरा लियू परिवार अशिष्ट होने की हिम्मत नहीं जुटा पाया और जल्दी से उनका स्वागत करने के लिए बाहर चला गया। दादी जियांग ने लियू परिवार को अपनी नजरों में नहीं रखा। उसने केवल उन पर नजर डाली और फिर स्वाभाविक रूप से अंदर चली गई, जैसे कि वह अपने घर में प्रवेश कर रही हो। त्रिनसोन गोक कमरे में था और उसने सुना कि श्रीमती खोंग आ गई है। वह बेहद खुश हुआ और खुद कमरे में उनका स्वागत करने के लिए दरवाजे पर गया। फिर उसने बूढ़ी नानी को चाय और फल लाने के लिए बुलाया। मुस्कुराते हुए कहा, कुछ दिन पहले मेरी माँ मुझसे मिलने के लिए दूर से आई थी और फिर वापस चली गई। मैं सोच रही थी कि मैं उसे फिर कब देख पाऊंगी। दादी जियांग ने मुस्कुराते हुए कुछ शब्द कहे, फिर उसकी ओर आंख मारी। त्रिनसो नोक को पता था कि उसे कुछ कहना है, इसलिए उसने कमरे में मौजूद सभी नौकरों को बाहर जाने के लिए कहा। फिर दरवाजा कसकर बंद किया और पूछा, ए माऊ अभी अभी गया है और वापस आ गया है, जरूर कुछ हुआ होगा। दादी खोंग ने उसे अपने पास खींचा और फुसफुसाकर कहा। यह सुनने के बाद त्रिनसो नोक के हाव भाव भी बदल गए, थोड़ी झिझक। दादी जियांग ने आगे कहा, यही वह योजना है जो मैडम ने बनाई है। आज हवेली में मैडम को सबसे ज्यादा नफरत जियाओ नू से है, लेकिन यह बहुत सुविधाजनक नहीं है। यह सिर्फ इतना है कि कुछ कठिनाइयां हैं जो उसे दिखाने में असुविधाजनक बनाती हैं। मैडम ने हमेशा मिस को एक विश्वासपात्र माना है, इसलिए उसने यह रहस्य मिस को सौंप दिया। मिस, इसके बारे में सोचो, अगर मिस जियाओनू ने पहले तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाया होता तो मिस को वेई हवेली से कैसे बाहर निकाला जा सकता था। और आज वह इतनी अपमानित है कि उसने बिना किसी पृष्ठभूमि के ऐसे परिवार में शादी कर ली। दादी जियांग ने बोलना समाप्त करने के बाद कमरे के चारों ओर की सजावट को तिरस्कार से देखा। झेंग चुयू का दिल टूट गया था, इसलिए उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, ए माँ सही कह रही है। दादी जियांग ने अपने चेहरे पर मुस्कान बिखेरी और आगे कहा, मैडम ने कहा, जब तक यह मामला पूरा हो जाता है तब तक तुम जो भी सोना, चांदी और रेशम चुन सकती हो, वह सब उपलब्ध रहेगा। जब मैं वहां से गई तो मैडम ने मुझे कुछ पैसे एडवांस में दिए। यह कहने के बाद उसने पैसों का थैला निकाला जो वह हमेशा अपने साथ रखती थी। उसे खोला और अंदर एक सोने की पट्टी थी। त्रिनसो नोक वास्तव में क्यूनू से नफरत करती थी। लियू परिवार में शादी करने के लिए मजबूर होने पर उसने सोचा कि उसका जीवन ऐसे ही बीत जाएगा, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसकी चाची ने क्यूनू से छुटकारा पाने की एक योजना बनाई जो वास्तव में वह चाहती थी। उसने अपनी विश्वासपात्र दादी जियांग को भी इस मामले में मदद करने के लिए भेजा। इसमें सहमत न होने वाली क्या बात है। कुछ देर सोचने के बाद उसने अपना मन बनाया और कहा, सबसे पहले मैं यह पैसा चुड़ैल के घर की देखभाल करने के लिए ले जाऊंगी जब जरूरत होगी। आम तौर पर चुड़ैल शायद ऐसा नहीं करेगी। सौभाग्य से मेरा उसके साथ पहले से ही कुछ रिश्ता था। अगर मैं वहां जाकर कुछ अच्छे शब्द कहूंगी तो यह निश्चित रूप से काम करेगा। तुम बस वापस जाओ और समाचार की प्रतीक्षा करो। दादी जियांग खुश थी। दोनों ने एक दूसरे से कहा कि वे इस बात को कतई उजागर नहीं कर सकते, धीमी आवाज में बोले जैसे कि यह कोई रहस्य हो। चर्चा समाप्त होने के बाद त्रिनसो नोक ने ऐसा व्यवहार किया जैसे कुछ हुआ ही न हो और श्रीमती खोंग को बाहर ले गई।
वेई शाओ ने नगु डुओंग को छोड़ने के लिए सेना भेजी और पलक झपकते ही 3 दिन बीत गए। वेई शाओ के चले जाने के बाद ट्यू क्यू को अब अपने पति की सेवा नहीं करनी पड़ी, इसलिए वह अब और अधिक स्वतंत्रता से घूम सकती थी। During these 3 days, except for when she had to handle some small matters, she would go to the north room in the morning and return to her room at night when Madame Xu had rested. It was already late that day, and after Madame Xu had finished taking her medicine and was about to go to bed first, she smiled and called Xio Kiao, saying that she didn't need to come over to take care of her tomorrow. Xio Kiao said, "Husband is going on an expedition, and the west room is also deserted. I won't do anything by myself in the room. Why don't you go to grandmother's place? I'm afraid that grandmother will find my clumsy hands and feet a hindrance to grandmother." Madame Xu shook her head, laughed and said, "Why do you say that? Grandmother wishes you were always in front of me. I'm just worried that you're tired. Besides, you just follow and help this old lady, whether you have any purpose or not. I know it in my heart." Xio Kiao smiled and said, "Grandmother is a benevolent person. I'm just afraid that I'm not close enough to grandmother. How can it be meaningless? Wait until grandmother is completely recovered, then I'll go to grandmother's place. तब तक अगर पूर्वज ने मुझे भगाया नहीं, तो मैं खुद आलसी हो जाऊंगी। उस समय मुझे उम्मीद है कि पूर्वज मुझे दोष नहीं देंगे। दादी चोंग उसके पास खड़ी थी और बोली, "महिला सम्राट संतानोचित है, यह भी सही बात है। बूढ़ी औरत को दुखी होने की जरूरत नहीं है। जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते तब तक प्रतीक्षा करो, फिर महिला को थोड़ा और लाड़ प्यार दोगे।" मैडम तू ने मुस्कुराते हुए कहा, "यह भी ठीक है। पोता अभी घर पर नहीं है, मैं सिर्फ पोती का आशीर्वाद ही ले सकती हूँ।" जियाओ कियाओ ने उसे लिटाया, उसे ठीक से व्यवस्थित किया और उसके पास बैठ गई। यह देखकर कि उसकी दादी सो गई है, वह उठ खड़ी हुई और दादी झोंग के साथ बाहर चली गई। वेस्ट रूम में वापस आने के बाद उसे भी थोड़ी थकान महसूस हुई, इसलिए वह गर्म स्नान कक्ष में चली गई। कपड़े पहनने के बाद वह बाहर गई और अकेले दीपक के सामने बैठ गई। रात हो चुकी थी। दिन का शोर गायब हो गया था। इतना बड़ा वेई हवेली धीरे धीरे सन्नाटे में डूब गया। जियाओ कियाओ ने अपने बाल खुद सुखाए और एक अचंभे में थी जब अचानक जुआन नियांग आया और उसके कान में कुछ शब्द फुसफुसाए। जियाओ कियाओ ने उसे उस व्यक्ति को अंदर ले जाने के लिए कहा। एक पल बाद ईस्ट रूम से दादी हुआंग जल्दी से अंदर चली गई। जब वह कमरे में दाखिल हुई तो उसने जियाओ कियाओ को प्रणाम किया। जियाओ कियाओ ने उसे औपचारिकताओं से मुक्त किया और फिर उसे बैठने के लिए कहा। दादी हुआंग की हिम्मत नहीं हुई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, जुआन नियांग ने कहा कि तुम्हें मुझसे कुछ कहना है। बूढ़ी महिला आगे बढ़ी और धीमी आवाज में बोली, "कुछ दिन पहले लेडी ने मुझे मैडम और ओल्ड लेडी जियांग की गतिविधियों पर ध्यान देने के लिए कहा था। आज दोपहर के बाद जब महिला सो गई तो श्रीमती जियांग चुपचाप अपने कपड़े बदलकर पिछले दरवाजे से हवेली से बाहर निकल गई। उन्होंने न तो गाड़ी ली और न ही किसी को अपने साथ जाने दिया। ताई ने देखा कि वह संदिग्ध लग रही थी, इसलिए वह चुपचाप उसके पीछे चला गया। क्या उस महिला को पता है कि वह कहाँ गई?" बूढ़ी औरत एक पल के लिए रुकी। ट्यू क्यू को अपनी ओर देखते हुए देखकर उसने आगे कहा, "वह पश्चिमी शहर में एक अमीर आदमी की हवेली में गई और मैं उसके पीछे वहां चली गई। पीछे के दरवाजे से अंदर ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका इंतजार कर रहा है, लेकिन कुछ ही पल में वह व्यक्ति कहीं नजर नहीं आया। ताई की हिम्मत नहीं हुई कि वह पास आए, बस दूर खड़ा होकर इंतजार करता रहा।
5 मिनट से भी कम समय बाद मैंने उसे चुपके से बाहर निकलते और वापस महल की ओर जाते देखा। टाई को अजीब लगा। फिर उसे याद आया कि महिला स्वामी ने उससे क्या कहा था, इसलिए वह जल्दी से यहाँ रिपोर्ट करने आया। ट्यू ने पूछा, क्या आप जानते हैं कि वह घर किसका है? बूढ़ी महिला ने जवाब दिया, मैं 10 साल से अधिक समय से नगुडोंग में रह रही हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा बहुत पता है। ऐसा लग रहा था कि यह विधवा ली का घर है। ट्यू ने श्रीमती हुआंग से उस घर का रास्ता स्पष्ट रूप से बताने के लिए कहा, यह जानने के लिए कि क्या वह झूठ बोल रही है। यह देखकर कि उसका जवाब त्रुटिहीन था, उसने जुआन नुओंग से कहा कि वह जाकर पैसे ले आए और श्रीमती हुआंग को इनाम दे। उसने कई बार मना किया, लेकिन आखिरकार उसने इसे स्वीकार कर लिया और जियो कियाओ का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया। जियो कियाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, आज अम्मू ने बहुत अच्छा किया। तुम्हारे लौटने के बाद कुछ भी मत बताना। अगर कुछ असामान्य हो तो यहाँ आकर मुझे बताओ। दादी हुआंग ने जल्दी से कहा, मैं रानी से पदोन्नति नहीं मांगती। मैं केवल रानी की सेवा करने के लिए एक नौकरानी बनना चाहती हूँ। मैं दूसरों को पता न चले, इसके लिए पहले विदा लूं। जियो कियाओ ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। दादी हुआंग के जाने के बाद उसने एक पल के लिए सोचा और फिर जुआन नुओंग से पूछा, उस दिन तुम मेरे लिए एक पत्र देने के लिए बाहर गई थी, क्या वह व्यक्ति अभी भी यहाँ है? जुआन नुओंग ने कहा, वह अभी भी यहाँ है। मैंने सुना है कि राजकुमार का नगुडोंग में एक पुराना दोस्त है, इसलिए वह अपने दोस्त को खोजने के लिए कुछ दिनों के लिए यहाँ रहना चाहता है और कुछ दिनों में वापस आ जाएगा। जुआन नुओंग ने बोलना समाप्त किया, यह देखकर कि ट्यू चुप थी, जैसे कि वह किसी चीज के बारे में सोचने पर ध्यान केंद्रित कर रही थी, इसलिए उसने उसे परेशान करने की हिम्मत नहीं की। थोड़ी देर बाद वह अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाई और पूछ बैठी, मुझे लगता है कि महिला के मन में कुछ चल रहा है। आखिर हुआ क्या है? महिला अपने पति की खबर क्यों पूछ रही है? जुआन नुओंग के मुंह से निकला, पति? वह व्यक्ति था जो कुछ दिन पहले बी ट्रे और दाई क्यू का पत्र देने नगुडोंग के पास आया था। दाई क्यू के पत्र में इस व्यक्ति का उल्लेख करते हुए कहा गया था कि इस व्यक्ति का नाम टोंग की था, जो मूल रूप से तुचाऊ में एक शक्तिशाली परिवार का बेटा था और टिएट थाई के खिलाफ उसकी लंबे समय से दुश्मनी थी। कुछ महीने पहले वह जू ताई की हत्या करने के लिए जू झो लौटा, लेकिन न केवल वह असफल रहा, बल्कि हत्या के प्रयास के दौरान वह घायल भी हो गया। ठीक समय पर उसकी मुलाकात बीजे से हुई, जिसने उसे बचाया। नायकों ने हमेशा ही शिष्टता को महत्व दिया है और वे दोनों समान आकांक्षाओं वाले लोग थे, इसलिए टोंग की ने जीवन रक्षक अनुग्रह का बदला चुकाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने की शपथ ली। यह जानते हुए कि बी ट्रे और उनकी पत्नी उत्तर से नगुडोंग तक समाचार भेजना चाहते थे, उन्होंने कहा कि जब वह छोटे थे तो वे पहले भी वहां जा चुके थे और नगुडोंग में उनके 2 पुराने दोस्त थे, इसलिए वे उन्हें पत्र पहुंचाने में मदद करने के लिए तैयार थे। अब दुनिया अराजकता में थी और रास्ते में कई खतरे थे और दक्षिण से उत्तर तक समाचार भेजना आसान नहीं था, और कौन जानता था कि रास्ते में कितने संदेशवाहकों ने अपनी जान गंवा दी थी। अब टोंग की मदद से दाई क्यू ने एक पत्र लिखा, जिसमें उसे अपनी बहन तक पहुंचाने के लिए कहा। पत्र में दाई क्यू ने कहा कि अगर वह उसके पत्र का जवाब दे तो वह निश्चिंत होकर उसे टोंग की को वापस लाने के लिए दे सकता है। ट्यू ने पहले ही जवाबी पत्र लिख लिया था। फिर उसने जुआन नुओंग से कहा कि वह उसे उस होटल में ले जाए जहां टोंग की ठहरा हुआ था, ताकि उसे दाई क्यू को भेज सके। अब ट्यू ने जुआन नुओंग को उससे पूछते हुए सुना। ट्यू ने एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, कल तुम मेरे साथ चलो, हम साथ में उस सज्जन से थोड़ी देर के लिए मिलते हैं। मुझे उनसे कुछ पूछना है।